और मेहमानों का इस्तकबाल हस्ब रिवायत गुलदस्ते की पेशकशी के साथ किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ मुनीर से कि जनाब नजम सेठी साहब का इस्तकबाल करें गुलदस्ते के ज़रिए, और वसीम इस्तकबाल करें जनाब कुमार केतकर साहब का गुलदस्ता पेश करते हुए। हाफिज़ मुनीर गुलदस्ता पेश करेंगे प्रोफेसर शाफी खिदवाई साहब को। जनाब कमाल फारूकी का इस्तकबाल किया जाएगा गुलदस्ते के ज़रिए। मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सैयद फैसल अली साहब का इस्तकबाल करेंगे गुलदस्ता पेश करते हुए। और एक और मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बल्कि ये मुमताज़ सहाफ़ी कहना मेरे ख्याल में बेसूद है, सभी मुमताज़ हैं, ठीक है। जनाब मोहताज साहब जनाब तहसीन मुनव्वर, बहुत शुक्रिया। और अब नजम सेठी साहब से दरख्वास्त है कि वो सेशन को टेक ओवर करें। मैं पाकिस्तान के हवाले से बोल सकता हूँ। पाकिस्तान में सेकुलर जो लफ्ज़ है, नहीं आ रही आवाज़, कम आ रही नहीं आ रही। अरे भाई ये क्या हो गया? अब भाई आ रही है, अब आवाज़ आ रही, नहीं आ रही, आ रही, अच्छा ओके। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान में सेकुलर जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर किसी को आपने गाली देनी हो या किसी के ख़िलाफ़ किसी मुल्ला हजरात से मरवाना हो तो आप उनके ऊपर सेकुलर का लेबल लगा देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सेकुलर से पाकिस्तान में मुराद ये दी जाती है लादीनियत। जितना भी आप समझा लें कि इसका लादीनियत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसका कुछ और मतलब है, इसका मतलब है कि आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को मत मिक्स करें, जो रियासत का काम है वो मज़हब के साथ नहीं है, हर एक का अपना अपना मज़हब है। मगर नहीं, पाकिस्तान के अंदर जब आपने गाली देनी हो तो आप किसी को, उस शख्स को सेकुलर कहते हैं। अच्छा, अब हम जैसे लोगों को सेकुलर कहा जाता है, इसीलिए हम वहाँ आर्मर्ड गाड़ियों में और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ फिरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पिछली इलेक्शन जब हुई 2013 मई में, तो सारी सियासी जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे मुझे नॉमिनेट किया कि आप पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर बन के इलेक्शंस जो हैं उसको कंडक्ट कराएं, क्योंकि एक सहाफ़ी की हैसियत से कुछ न्यूट्रलिटी का स्टांस था। सब सियासी जमातों को कबूल था कि चलें ये बंदा जो है ये टिल्टेड नहीं है किसी की तरफ, न्यूट्रल आदमी है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि क्रेडिबिलिटी थी और सब ने यही फ़ैसला किया। और मैं बड़ा हैरान था कि पहली दफ़ा किसी मीडिया से किसी को चुना गया कि जी आपको सारी सियासी जमातें केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाह रही। खैर दोस्तों यारों से मशवरा किया, सब ने कहा नहीं बड़ी अच्छी बात है, बड़ी शोहरत है, ये है वो। हमने कहा अच्छा चले चलते हैं, हम अंदर से जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो जब स्वेरिंग इन हो गई तो सीधा मैं वहाँ से जहाज़ पकड़ के इस्लामाबाद चला गया प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने। और वहाँ मुझे किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि एक मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए आपको एक तस्वीर भेजी है, ज़रा गौर फरमाइए। तो तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी कि सारे लाहौर शहर में बैनर्स लग गए थे कि वेलकम टू नजम सेठी, सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव पर्सन। अच्छा, अब मैंने जब देखा, अब मुझे समझ ना आया कि यार ये दुश्मन ने किया है या दोस्त ने किया है, ये चक्कर क्या है। बहरहाल मैंने वहाँ से फ़ोन किया और हमारी वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी है, उनको मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। मैंने कहा ये आपने लगाए हैं, बिकॉज उनकी इजाज़त के बगैर कोई बैनर्स लग नहीं सकते शहर में। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं लगाया। तो मैंने कहा आपको पता भी है कि ये बैनर्स लग गए हैं? उन्होंने कहा जी बस अभी हमने देखा है कि हाँ। तो मैंने कहा आपको पता, किसी आपसे इजाज़त लिए बगैर बैनर्स लग गए हैं? कि जी वो आपके खैर मकदम किया है उन्होंने आपका। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उसमें आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? कि नहीं जी हमने पढ़ा तो नहीं है क्या लिखा हुआ है।
खैर मैंने फ़ौरन ऑर्डर दिया, मैंने कहा बैनर्स को उतरवाएं जल्दी से और पता करें कि ये किसने लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए, ओए मारा जाएगा, उतरवाओ 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 बैनर्स। आपका पास फ़ोन तो नहीं चल रहा कोई आपका? जी आपका फ़ोन तो नहीं चल रहा? नहीं। अच्छा ठीक। तो अगले दिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग थी, पहली मीटिंग, तो मैंने सारे वो आए हुए थे सेक्रेटरीज। किसी के पास क्या फ़ोन है जो चल रहा है? बंद कर दीजिए। नहीं सर, मेरा तो नहीं चल रहा। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ। नहीं मेरा तो नहीं चलेगा जी। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ है लोग। अच्छा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं यहाँ? ऑफ कर दिए। नहीं मेरा नहीं है, किसी और का। अच्छा, तो मैंने वहाँ पूछा आईजी साहब को, मैंने कहा आईजी साहब ये बैनर्स जो हैं ये मेरे बारे में किसने लगाए हैं? तो कहने लगे सर ये आपके कोई चाहने वाले होंगे, उन्होंने लगा दिए। खैर काफ़ी गुफ्तगू हुई, मैंने कहा इंक्वायरी की जाए, स्पेशल ब्रांच को मैंने कहा कि आप पता करें किसने लगाए। तो कहने लगे जी अभी आपको बताते हैं। तो जनाब जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो किसी ने आके कुछ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी के कान में कुछ बात कही, तो उन्होंने कहा कि सर वो पता चल गया किसने लगाए बैनर्स। तो मैंने कहा अच्छा किसने लगाए? कहने लगे आपके दोस्त सैफमा के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ आलम साहब ने लगवाए हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये दोस्त है या दुश्मन है इम्तियाज़, इसने क्या किया है? वैसे कोई पता नहीं, शायद इसने अपनी तरफ से इशारा करने के लिए कि लो जी हम सेकुलर लोग भी आ गए हैं, शायद इसने ऐसी कर दिया हो, मगर उसको तो पता है कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इम्तियाज़ को फ़ोन किया और मैंने कहा ओए तुमने ये बैनर्स लगा दिए मेरे? कहने कहा कौन से बैनर्स? मैंने कहा जी ये बैनर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है खैर मकदम सेकुलर लिबरल नजम सेठी, चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो जी बात क्या निकली, इम्तियाज़ आलम ने कहा कि बिल्कुल मैंने बैनर नहीं लगवाया, मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बैनर्स लगा दूँ सेकुलर लिख के, जान तुम्हारी खतरे में, और जान तुम्हारी खतरे में डाल दूँ। तो ये पता करो ये किसने किया है। तो मैंने होम सेक्रेटरी को कहा कि ये गलत कह रहे हैं आप प्लीज़ पूरी इंक्वायरी करके और मुझे बताएं किसने ये किया। तो कहने लगे सर मीटिंग के बाद आपको बताऊंगा। मीटिंग के बाद कहने लगे मुझे 1 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, वापस आके आपसे बात करूँ। तो वापस आके वो, ये मेरा फ़ोन तो नहीं है जी। अच्छा नहीं जी बंद है ये तो। वहाँ तो नहीं किसी का है, तहसीन का ही चल रहा है। मुझे कहने लगे ज़रा बाहर चलते हैं, ज़रा चहलकदमी हो जाए गार्डन के अंदर। तो मैंने कहा यहाँ क्या ख़राबी है, कंडीशन कमरे में बैठे हैं। कहने लगे नहीं ज़रा बाहर चलते हैं। तो मैं समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो कि कमरे के अंदर नहीं करना चाह रहे, कि फ़िक्र है कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बग्ड ना हो। चले जी हम बाहर गए तो कहने लगे अच्छा अब ये टीवी ऑन है इसलिए मुझे फ़िक्रमंद हूँ कि ये बात पाकिस्तान ना पहुँच जाए। ये आप ही का टीवी है ना, ये ना हो कि पता लगे वहाँ फिर गड़बड़ हो जाए। तो कहने लगे कि जी इंक्वायरी कर ली है, ये हमारे दोस्तों ने लगाया। अब आप सोचेंगे हमारे दोस्त कौन? जी 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 जी, हमारे दोस्त कौन है? बलूचिस्तान से। तो मैंने भी शरारत तो करनी थी। मैंने कहा ये बात तो करे आगे, यहाँ छोड़ दिया दोस्तों ने लगाए। तो कहने लगे इन्होंने लगाए। अब इन्हों से मुराद ये है कि जिनके पत्ते होते हैं, खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो बात ये है जी कि हमारे यहाँ सेकुलर जो है वो नहीं चलता। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टी पीपल्स पार्टी थी, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी अपने आप को सेकुलर नहीं कहा। प्रोग्रेसिव कहा, लेफ्टिस्ट भी कहा है, मगर सेकुलर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। और सूरत हाल ये है कि सारे पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है पुराने कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट लोग जो कि अब बहुत कम मिलते हैं, उन्हीं को पता है कि सेकुलर का मतलब क्या है। आप सेकुलरिज्म के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते पाकिस्तान मीडिया के ऊपर, या पाकिस्तान किसी सोसाइटी के अंदर गुफ्तगू नहीं कर सकते।
लोग सुनने को तैयार नहीं हैं कि किसी तरीके के साथ भी मज़हब को सियासत से अलग किया जा सकता है कि नहीं। तो इसलिए जब हम वहाँ बात करते हैं लिबरलिज़म की या प्रोग्रेसिव की या रियासत किस किस्म की बननी है, तो हमेशा यही मसला खड़ा हो जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम को आप सियासत के साथ मत मिलाएं, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि इस्लाम के अंदर ही सियासत है और ये पूरा सिस्टम है जिसके अंदर सियासत भी है और ज़िंदगी के बाकी पहलू भी हैं, मज़हब भी है। ये हमारा मज़हब नहीं है, ये हमारा एक ज़िंदगी का तरीका है, सब कुछ ही है और सियासत को अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसका अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जब इन्होंने एक मुल्क जिसमें सभी मुसलमान हैं और जो कानून है वहाँ भी वो शरिया के ऑर्डिनेंसेस और कानून बन चुके हैं वहाँ, और दो पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं वहाँ। एक हमारा एंग्लो सैक्सन ज्यूरिस्प्रूडेंस चल रहा है जो कि यहाँ भी चलता है, मगर साथ साथ एक इस्लामिक लॉ चल रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इस्लामिक कोर्ट्स हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट है वहाँ, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, हमारी आइन के अंदर प्रीएम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, इस्लाम का जिक्र है कि इस्लामिक प्रोविजंस होंगी। फिर ये है कि कोई भी आइन का शिक अगर वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल या शरीयत कोर्ट के मुताबिक वो इस्लामी नहीं है या इस्लाम के कवानीन से क्लैश करता है, तो वो फ़ौरन स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है वहाँ। तो अब इससे ज़्यादा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, मगर फिर भी हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा होता है कि जो नॉर्मल लॉ ऑफ द लैंड है उसको सबवर्ट करने के लिए इस्लामिक लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको अब लेटेस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और बड़ा दिलचस्प एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारी आइन के अंदर लिखा है, टेररिज्म की डेफिनेशन दी है कि टेररिस्ट कौन है। अब टेररिस्ट का डेफिनेशन ये है कि वो शख्स जो धमकी दे या कोई ऐसा कदम उठाए जिसके साथ तशद्दुद हो, जिसका मकसद ये हो कि किसी रिलीजियस वजह से किसी को मारना चाहे या ख़त्म करना चाहे। तो मतलब एक सेक्टेरियन एलिमेंट्स भी सारे उसके अंदर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं उसके अंदर। या वो शख्स कोई पब्लिक सर्वेंट को धमकी दे या मारने की कोशिश करे, और पब्लिक सर्वेंट के अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक सर्वेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मिनिस्टर्स पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है, मगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो हमारे दोस्त और मेरे साथ हमने एक अखबार भी एक निकाला, उनका नाम था सलमान तासीर साहब, आपने नाम सुना होगा। सलमान तासीर साहब ने गवर्नर पंजाब थे, तो उन्होंने आसिया बीबी, एक खातून जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस, मुसलमान, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस, सॉरी क्रिश्चियन थी और वो उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस था। कुछ और ख़वातीन ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और उनको पकड़ के ले गए, उनको सज़ाए मौत हो गई एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। और सलमान तासीर साहब ने कहा कि इनकी अपील होनी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। वो लिबरल शख्स थे, सेकुलर शख्स थे, तो वो उन्होंने प्रेसिडेंट से बात की, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना प्रेसिडेंशियल पावर इस्तेमाल करके इनको माफ़ कर दें। तो प्रेसिडेंट घबरा गए, उन्होंने कहा यार ये इस्लाम का मसला है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनको सज़ा दी है और आप मुझे कह रहे हैं मैं इनको माफ़ कर दूं। बेहतर ये है कि आप हाई कोर्ट में अपील करें और हम पीछे से कुछ जजों को समझाएंगे, तो आप उधर वो रास्ता लें। उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा था कि इसकी अपील होनी चाहिए और ये नाजायज़ कन्विक्शन हुई है, तो जो एविडेंस थी वो ठीक नहीं थी। वो बना लेते हैं एविडेंस, क्या वहाँ जज हजरात भी डरते हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी डरते हैं। बाहर 200 का मजमा होता है दाढ़ी वालों का, और वो आके खड़े होते हैं और कहते हैं जो इसको छोड़ेगा हम उसको मार देंगे, हमारे हवाले करें, हम अभी यहाँ इनको लिंच कर देते हैं। तो इस किस्म का माहौल है वहाँ। तो क्या हुआ कि सलमान तासीर साहब के एलीट पुलिस के कमांडो गार्ड थे, उनका ताल्लुक़ बरेलवियों से। उनको किसी मौलाना ने उनको ये कहा कि ये तो काफिर है, इसको मार दो, इसने तौहीन
रसालत की है, इसने तौहीन की है, ये किया है, वो किया है। उसने उठ के, उनका अपना गार्ड, उसने उठ के उनके ऊपर पूरी एक मशीन गन जो थी चला दी और मार दिया उनको कोल्ड ब्लड में। और वो जो सारे बाकी गार्ड्स थे, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर जो गोली नहीं चलाई कि इसको मार दें। सब खड़े रहे वहाँ, और इसने यहाँ इस लेवल पे वो खड़े थे, पीछे से उसने मार दिया। और उसने बयान दिया कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने इस किस्म के शख्स को मारा है। अब ये क्लासिक टेररिज्म केस बनता है, क्लासिक। एक तो पब्लिक सर्वेंट को आपने मार दिया, दूसरा एक मज़हब के लिए आपने किसी को मार दिया, जो इजाज़त नहीं देती आइन, टेररिज्म का डेफिनेशन। कोर्ट गया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी, सजाए मौत दे दी। बाहर मजमे खड़े हो गए कि जी ये तो शहीद है, इसको तो हम शहादत नहीं करने देंगे, ये तो हमारा हीरो है। और सलमान तासीर सेकुलर था, लादीनियत, उसको मारा, ये तो अल्लाह की खिदमत की है। अदालत में गया, अपील में गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इसने तो खुद तस्लीम किया कि मैंने मारा है, चलो मर्डर तो बन गया, मगर ये दहशतगर्द नहीं है। ये जो ट्रायल हुई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, ये गलत है, और अगर आइन कहती है तो आइन भी गलत है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि ये ठीक है। और अगर आइन कहती है तो फिर आइन को तब्दील करें। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये सिंपल मर्डर है। ये मर्डर के लिए सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये स्ट्राइक डाउन करते हैं टेररिज्म। और साथ हवाला ये भी दे दिया कि जिसको मारा था वो शायद सेकुलर। और आप यकीन करें, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर सलमान तासीर साहब के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत कम सिंपैथी थी। छोटे छोटे गिरोह थे लिबरल लोगों के जिन्होंने कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर सिंपैथी कादरी के साथ थी जिसने मारा था। और आम आवाम में भी यही तासुर था कि सही किया। तो पाकिस्तानी मीडिया का बहुत नेगेटिव रोल रहा। और अब अदालतों के बारे में भी इसमें आ गया ना कि अदालतें भी जो हैं वो भी इसी तरीके से सोचती हैं। कल एक सेमिनार था यहाँ जिसके अंदर मैं यही जिक्र कर रहा था कि वहाँ का जो माहौल है, माहौल के बगैर आप बात करें मीडिया की, तो मीडिया भी तो अगर उस मीडिया ने कोई चीज़ बेचनी है तो उसने ये भी तो देखना कि जो ख़रीदने वाला है वो क्या सोच रहा है, उसको मेरी बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अगर वो ऐसी बात करेगा जो लोगों को पसंद नहीं आएगी तो वो बिकता नहीं है माल। तो ये इसमें ज़िम्मेदारी सिर्फ मीडिया की नहीं है, आवाम की भी है और उन लोगों की भी है जो कि ये इस किस्म का माहौल जिन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक आइडेंटिटी बन चुकी है। आइडेंटिटी में ये है कि कल मैं यहाँ किसी से पूछ रहा था, एक दो लड़के मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या आइडेंटिटी है आपकी, कौन है आप? तो पहले तो उन्हें समझ नहीं आई मेरे सवाल की, कहने लगे। तो मैंने कहा यार आप कौन हैं, आप आयु आंध्रा से हैं, आप अपने आप को आइडेंटिटी क्या आपकी, आप पंजाबी हैं, आप क्या हैं? कहने लगे नहीं हम इंडियन हैं। तो मैंने कहा बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आप पाकिस्तान में आज जाएं, जब मैं नौजवान था तो अगर मुझे कोई पूछता कि आप कौन हैं, मैं कहता मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी इज़ द नेशन। मुसलमान तो सभी हैं, तो वो तो कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आपको डिस्टिंग्विश करे फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन। नेशन स्टेट के साथ नेशनल आइडेंटिटी नेशन की है। प्राइमरी आइडेंटिटी आपकी वो है, जब आप दुनिया में जाएंगे कहीं तो आपको कोई पूछता है आप कौन है, तो आप कहते हैं पाकिस्तानी हूँ। अब हमारे यहाँ अगर आप आजकल के नौजवानों को पूछें कि आप कौन हैं, तो वहाँ ये है कि मैं मुसलमान हूँ। तो भाई फिर आप मुसलमान हैं और सऊदी अरेबिया में भी मुसलमान हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर आप क्यों नफ़रत करते हैं उनको बद्दू कहते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ ये कहते हैं, फिर मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये मुसलमान के अंदर जो दरमियान में जो मसले हैं, ये वो मसले हैं या ये नेशन स्टेट्स के मसले हैं, नेशनल मफाद के मसले हैं? तो इसलिए ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त पाकिस्तान में कि हम कौन हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो जब हम ये कहते हैं, और आजकल तो और भी मसला बन गया है, अगर आप कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं अरे
ये तो किसी दहशतगर्दी होगा कोई, क्योंकि सारे दहशतगर्द हमने ही प्रोड्यूस किए हैं मैक्सिमम. अब वी हैव बीन ओवरटेकन बाय द मिडल ईस्ट. बट और अगर आप ये कहें कि मुसलमान हैं तो वो आगे से एक और प्रॉब्लम बन जाता है. वो सब मुसलमान ही जो है वो टेररिस्ट हैं, या हर टेररिस्ट ही मुसलमान है. यही कल बात हो रही थी कि अगर हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मगर आजकल का जो टेररिस्ट है वो सारा हर एक मुसलमान ही है. तो ये इस किस्म के हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, वो आपको एक तरीके के साथ पोर्ट्रे करता है, आपको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है. आप लोग बचे हुए हैं, आपको एज इंडियंस आपको बड़ी पॉजिटिव स्पिन मिलती है. आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आप ये कहेंगे यू आर इंडियन, तो आपके लिए सब दरवाजे खुल जाते हैं. ये आपकी खुशकिस्मती है. मगर अगर आप ये कहेंगे ना कि आप मुसलमान हैं, तो फिर दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे आपके लिए. और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने मज़हब को और सियासत को इस तरीके से मिक्स किया जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस आ गई है. वेदर इट इज़ लोकल रेजिस्टेंस और वेदर इट इज़ इंटरनेशनल रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस जो हो गई है वायलेंट हो चुकी. इट इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, with the result that we have problems of identity, problems of what secularism means, what sort of constitution we should have, what laws should govern us. How can you have two different legal systems running side by side, and so on. So मेरा ख्याल है मैं बस करता हूँ. I think somebody else should take over. Actually, after 1990, we were almost heading towards that trap when the term secular became an abuse even in India. After 1990, even in the so-called educated, middle-class, cultured, urban, metropolitan India, the term secular began to get ridiculed or abused, but luckily it did not spread across all the classes and castes, and that's why the term survived, but not the ism. Secularism has not survived. The term secular has survived. Secularism has not survived. Not survived. Today it is, of course, there are various versions of non-secularism that are practiced here. And therefore, secular is a term only described to define non-BJP parties. So if you are anti-BJP, you can say I am secular party. But what is your secularism vis-a-vis secularism of other secular parties, then they will not be able to explain. Because secularism, though officially part of the constitution and official declared credo of the Congress party, in last 67 years, not a single educational institution has a course, has a definition, has a subject, has a syllabus, has a discourse or any academic aspect of secularism. Nobody teaches secularism, nobody discusses secularism. Democracy is discussed. Here the subject is secular democracy. Democracy is discussed in the politics classes of politics. Secular democracy is also discussed as a part of democracy. But what is secularism is not taught, is not discussed, is not discoursed. That is because everybody is sensitive. By defining secularism, you will get into trap. Because secularism का एक मतलब जो मीनिंग दिया जाता है वो सर्वधर्म समभाव, मतलब you must respect all religions or you must be loving or respecting all religions. दूसरा जो मतलब दिया जाता है वो निधर्मी, मतलब the state and you both do not belong to any religion. You individually you can have, but state will not belong to any religion. थर्ड जो है वो जिसको हम सेक्युलर एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, वो धर्म विरोध का मतलब सेक्युलर, ऐसा मत है. कोई भी धर्म का, सब धर्म गलत में है. जैसे जैसे सैम हैरिस नाम का वो जो लेखक है, वो कहते हैं कि सब धर्म ही, पूरे दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है वो सब धर्म ने किए है, सब रिलीजन ने किया है. ऐसे मानने वाले भी लोग हैं, जैसे रिचर्ड डॉकिंस भी है. So nobody dared to incorporate the idea of secularism in any academic syllabus, neither in school nor in colleges. And therefore, whoever is the teacher or the local political atmosphere, he defined secularism according to his will. For instance, if you are pro-Hindu,
not Hindutvadi, if you are pro-Hindu, you will say, what is the point in discussing secularism? Hindu by definition is secular. जैसा किसी ने कहा था कि by definition everybody is born Muslim. Here by definition if you are Hindu you are Sahiष्णु. मतलब you are tolerant and automatically you are secular. So what is the point in discussing that? Hindu is secular because there are so many Hindu saints who are against God. There are so many other saints in the Hindu. Yeah, abhi aa gaya? Yeah, sorry. In the Hindu pantheon who are against God, who do not believe in any religion. So many Hindu saints are there who do not believe in any religion. So Hinduism is automatically secular. So don't discuss it. So anybody called himself secular, it was immediately interpreted politically and therefore condemned as pseudo-secular. Because if you are secular, why in your passport form or any other form you are writing by birth? Are you writing no religion? No. You are writing Hindu. Achha, then stop there. After Mandal Commission's report, then you are expected to write your caste also. So you are defining yourself as Maratha. Only yesterday Supreme Court judgment has come saying that Jat Kewan, that will affect even in my state Maharashtra where Marathas are very demanding, that will be same applicable. So if you are Jat, if you are Maratha, if you are Brahmin, that means you are recognizing caste. So if you are recognizing caste, that caste has certain religion and therefore that religion is what you are and therefore you cannot call yourself secular. So these kind of absurd arguments have converted the debate on secularism to utterly meaningless discourse. If the regular definition of secularism as some intellectuals tend to give, they use all post-Renaissance terminology of that means secularism means you must have scientific temper, you must believe in science, you must believe in the causal analysis of any event, and you must not believe in God. You need not be atheist, but you can say you are agnostic. I don't know whether there is God or not. So agnosticism to atheism to anti-religion, everything is incorporated into intellectual secularism. So intellectual secularism could not have survived because people again also, there are people also who say that essentially India is a religious country, is an adhyatmic country, it is a spiritual country. So all these terms, spirituality, religiosity, tradition, custom, civilization, culture, they are all mixed. Indian civilization is equal to Indian democracy. Indian culture is equal to Indian religion. Indian tradition, Indian rituals are equal to secularism. And therefore a simple, very, very simple anti-superstition law, the legislation which was to be passed, could not be easily passed. Because the moment you said anti-superstition, they said that means you are anti-religion and we will not allow you to pass this law. Strangely, for this opposition to anti-superstition law, Hindus and Muslims were together. While actually the anti-superstition law was merely saying that there should not be any sacrifice of any human being for building a bridge or for having a wealth in the family, for getting property. Simple thing, don't torture women. Simple things, don't torture women, don't torture anybody, don't torture children, and don't have these fake pujas. If you have cancer, go to doctor, go to hospital, don't believe in this mantrik, tantric and all. That was the simple definition in the anti-superstition law, and even that could not be passed, so government had to introduce ordinance, and that ordinance will obviously fail before it becomes a law. Therefore, though we are not as in bad shape as you are in terms of defining secularism in Pakistan, we are not absolutely any great sheikhs, except that we have a democracy and we can today abuse each other as secular or pseudo-secular or communal. And therefore, those who are not abused as communal, by definition become secular. So what is pseudo-secular? Pseudo-secular is you are calling yourself secular, but you are actually Not secular. not secular. You are communal. You are communal from one point of view. Like for instance, if Rajiv Gandhi is secular, why did he allow Shilanyas? Why did he allow Shilanyas? So those who opposed Babri Masjid there are also ready
for saying that. So we are also same as Rajiv Gandhi. So Congress could not define. I think that the only person who defended secularism publicly in programs, in speeches when there were no elections held, was Pandit Nehru. Because Gandhian definition of secularism also becomes an issue. Because Gandhiji used to say, Ishwar Allah Tero Naam, that is his secularism. Sarva Dharma Samabhav. But Gandhiji used to say that I believe in Chaturanya and I am a proud Hindu. So the fact that you are a proud Hindu and also you say that Hindus and Muslims must stay together, that means they are a fake. So these kind of camouflage and subterfuge and all this kind of thing has created considerable confusion, and therefore the last definition that became popular in Indian political discourse about secularism is, you are secular, acha, you are pro-Muslim. So if you are secular, you will defend even not only Muslims, you will defend even ISIS. You are secular, so you will defend everything which is non-Hindu, from being Muslim, Shia, Sunni, otherwise, to ISIS. So secularism means pro-Muslim and anti-Hindu, and that's why it became pseudo-secular. So secularism term could have got equally abused, but thanks to the multi-religious, multicultural, multilingual, multi-regional and multi-caste country, that somehow the definition got completely obfuscated, and because of that obfuscation the term has survived. That's why I said secularism has survived in term but not in spirit. And after the demolition of Babri Masjid, the term is so badly abused that even those who are genuinely secular will not keep arguing on that. They'll say, whatever you want to believe, go ahead. If you think I am pseudo-secular, okay, I am pseudo-secular. Then it became a certain fashion, particularly among some leftists, Dohia types. Okay, who are you? Oh no, I am pseudo-secular. So they would proudly wear the flag that I am pseudo-secular. So that whatever you want to say is already neutralized by stating that I am pseudo-secular. Unfortunately, therefore, since 1947, nobody ever thought that in educational institutions and in general public discourse, secularism should be discussed. It was never, except by Pandit Nehru in his public speeches, and after that it has become a political football. Secularism has become a political football to be dashed around. That is the unfortunate aspect of Indian secularism. But at the same time, we must not forget that democracy comes second. If secularism, if the foundation of secularism is gone, democracy is also gone. That fact not many people realize, and effort today in India by certain Hindutva forces and also supported by fundamentalist forces of other religions is to condemn that very secularism, because they want to essentially condemn democracy itself. अभी आप लोगों ने सेकुलरिज्म के बारे में जमशेटी साहब ने जो सवाल उठाया उसका बहुत करार वाकई जवाब दिया जनाब कुमार केतकर साहब ने। मैं फिर जो बुनियादी यहाँ जो मसला डिस्कस हो रहा है, मुसलमान सेकुलर जमहूरियत और मीडिया, इसके बारे में मैं 5-7 मिनट में अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले जो मुझे एक बात अर्ज़ करनी है वो ये, जो मीडिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टीरियोटाइप कर रहा है मुसलमानों को, या और दूसरी तो मुझे कहना इस सिलसिले में ये है कि ह्यूमन टेंडेंसी है। टी.एस. एलियट ने अपनी एक नज़्म में कहा टू फिक्स इन अ फार्मूलेटेड फ्रेज़। तो ये हमारी इंसानी खासा है कि हमेशा इंसान को एक फार्मूलेटेड या मानूस तारीफ़ में लाना चाहते हैं। यानी सबसे पहले तो इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहें, मैं मुसलमानों की तरफ आ रहा हूँ, आप देखें तो जेंडर डिस्कोर्स जो हिंदुस्तान में है, कुछ पूरी दुनिया में जो है कुछ इंसानी सिफ़ात हैं, इंसानी खूबियाँ हैं, जैसे बहादुरी है, शुजाअत है, हमदर्दी है। अब ये बहादुरी की सिफत जो है वो इंसानी सिफत है, उसको हमने मर्द के साथ मुख्तस कर दिया है। जब हम इसको कोई डिविएशन देखते हैं तो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी झांसी की रानी। तो ये जो एक ये इंसानी खासा है कि स्टीरियोटाइप करना, और उसका शिकार ज़ाहिर मुसलमान भी हुए। लेकिन मुझे सिर्फ उर्दू अखबारों का मसला नहीं, अंग्रेज़ी अखबारों पर भी अगर आप नज़र डालें और चैनल्स पर भी नज़र डालें तो मुझे लगता है 5-7 मौज़ूआत ऐसे हैं हिंदुस्तान के हवाले से, ज़ाहिर मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्हीं के हवाले से मुसलमानों को देखा जाता है। मसलन कम्युनलिज़म का जो मसला है, फ़िरक़े वाराना फसादात का मसला है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, उर्दू का मसला है,
मुसलमानों की जो टेररिस्ट लॉज हैं उसमें उससे और बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी का मसला है, तो ऐसा लगता है कि यही 5-7 मसाइल हैं जिन पर मुसलमानों के जितने भी, यानी अगर आप देखें मुसलमानों पे जितना नैरेटिव बन रहा है, तो हमने इसके यानी ये 30-40 साल से ऐसा हो रहा है, तो हमने एक नए तरह का नैरेटिव प्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड, कि आपके अंदर एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है। जैसे आप ज़ख्म को खुजाने लगें, लेकिन वुंड्स तो एक मॉर्बिड पैशन है, आफ्टर सम टाइम इट गिव्स यू प्लेजर। तो मुसलमानों के जो हकीकी मसाइल हैं वो भी बहुत हैं, यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मसाइल नहीं, ये भी बहुत अहम मसाइल हैं, लेकिन जो मुसलमानों के और बहुत से मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो कम दी गई और हमें फिर मज़ा आने लगा कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमारे साथ तफरीक की जा रही है। यही हम सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उर्दू अखबार जिम्मेदार नहीं है, इसमें और भी जो हमारा टेलीविज़न का जो मीडियम है, जो सक्सेसफुल मुस्लिम है, आम मुसलमानों की क्या सोच है, इसकी तरफ अगर किसी ने इस बैरियर को तोड़ा है, तो अभी जो पाकिस्तानी सीरियल जो ज़िंदगी के नाम से आ रहे हैं, जी वाले शुरू कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों के सिर्फ तलाक़ और खुला का ही मसला नहीं है, बल्कि आम इंसानों के जो मसाइल हैं वही मुसलमानों के मसाइल हैं। तो ये जो मुसलमानों के स्टीरियोटाइप था, ये मीडिया ने ये देखना शुरू किया है। जहाँ तक ये सेकुलरिज्म पे तो ज़ाहिर बात हो गई, लेकिन सेकुलर जमहूरियत का जो तसव्वुर हिंदुस्तान में आया, इसमें मीडिया ने इसको किस तरह से फ़रोग़ दिया। यानी ज़ाहिर है हिंदुस्तान में जो मीडिया ने जिस जमहूरियत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया, वो एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का जो तसव्वुर था, उसको ज़रूर मीडिया ने सिर्फ इलेक्शन की हद तक, उसके बाद गवर्नेंस कैसे हो रही, आम इंसान उसमें हिस्सा ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसकी तरफ हमारे मीडिया ने न सिर्फ उर्दू बल्कि किसी मीडिया ने इस तरह से नहीं देखा। ज़ाहिर डेमोक्रेसी की बहुत सी किस्में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि इधर 3-4 सालों से जो हिंदुस्तान में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जगह वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, एक कम्युनिटी वेलबींग का जो कॉन्सेप्ट है, उस तरह से हम चीज़ों को देखने की तरफ चले हैं। मुझे जो लगता है इस वक्त जो हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ा ख़तरा है, वो एक तरह का जो हिंदुस्तान जो कुछ अक़दार का नमूना था, उन अक़दार को ख़तरा है, जिसमें सबसे बड़ा जो ख़तरा है, वो जो कल सीमा ने उसकी तरफ इशारा किया था, वो ये कहा था कि हमने पैट्रियटिज़म और नेशनलिज्म में फ़र्क करना हम भूल गए हैं। हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेशनलिज्म जो एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है जिसकी बुनियाद नफ़रत पर है, हिंदुस्तान में अब मुझे लग रहा है जिंगोइज़्म या जारहाना कौम परस्ती बहुत तेज़ी से आ रही है और हम उसे प्रेजुडिस नहीं समझते हैं। नेशनलिज्म इज़ ए प्रेजुडिस लाइक एनी अदर प्रेजुडिस, बट वी डोंट एक्सेप्ट इट। तो ये जो मीडिया ने, इसकी वजह से मुसलमानों के भी बहुत से मसाइल और तमाम जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर अगर आपने मंटो की कहानी हम लोगों ने सबने पढ़ी, टोबा टेक सिंह, उसको पार्टीशन की कहानी कही जाती, लेकिन असलन वो नेशन स्टेट के ख़िलाफ़ कहानी है। यानी उसका जो हीरो है बिशन सिंह, वो नो मैंस लैंड पे मरता है। यानी जब नेशन स्टेट बनेगा तो तख्लीकी आदमी जो होगा, जो क्रिएटिव आदमी होगा, उसकी मौत होगी। उसकी मौत कहाँ हुई? नो मैंस लैंड पे। ना उसको हिंदुस्तान गवारा, ना पाकिस्तान गवारा। तो ज़मीन की जो तकसीम का मसला है, जब आप ज़मीन को तकसीम करते हैं तो बुनियादी इंसानी अक़दार जो है उनकी ज़रूर हक़ तलफ़ी करते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान में, अगर आप मीडिया का पूरा मंज़रनामा देखें, तो मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसको जिस तरह से यानी उठाया जा रहा है, जिस तरह के बहुत से जज्बाती तौर पर भी मसाइल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब उर्दू अखबारों में ज़फ़र आगा साहब यहाँ मौजूद है, इनका कॉलम, और बहुत से लोगों ने अब काफ़ी, एम जे अकबर का भी कॉलम, अब तो एम जे अकबर दूसरी तरफ चले गए, लेकिन उन लोगों के भी कॉलम उर्दू अखबारों में छप रहे हैं। तो अब जो मुसलमानों का हकीकी मसाइल हैं उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाने लगा है। तो ये जो एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, ये मुसलमानों को परपिचुएट किया है, बहुत दूर तक इसकी गहराई तक ये बात गई है। और इसमें सिर्फ उर्दू मीडिया नहीं, बल्कि अगर मुसलमानों को अगर मार्जिनलाइज किया है, तो मेरा ख्याल में मीडिया ने इसमें बहुत बुनियादी रोल अदा किया है। शुक्रिया वैदिक भाई और नजम भाई, आपकी बात शुरू हुई तो बहुत ही डिप्रेसिंग नोट से थी वो बात, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान के हालात हम पढ़ते हैं, तो वो आज आपकी ज़ुबान से हमने सुना तो एक दिल के अंदर खौफ हुआ। उसकी वजह यह है कि जिन हालात से आप पहले गुजर चुके हैं, बदकिस्मती की बात यह है कि हम उन हालात में अब एंटर हो रहे हैं। मुसलमानों को ख़ुद अपना इंट्रोस्पेक्शन और मुहासबा करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर अभी तक ये कहा जाता रहा है कि भाई सेकुलरिज्म जो है क्या सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, और ऐसा लगता है कि जैसे सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, बाकी हिंदू तो सेकुलरिज्म करता ही नहीं है। हकीकत यह है कि यहाँ की अगर आप मिसालें देखना देखें
तो मुसलमानों के ऊपर जब जब भी तकलीफ़ पड़ी है और भारी तकलीफ़ पड़ी है, और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद हो और दूसरा ये गुजरात का मामला हो, तो जितना मुसलमानों ने या मुस्लिम मीडिया ने या जो उर्दू मीडिया है उसने जिस तरह से रेस किया होगा उससे कहीं बेहतर तरीके से अपनी जान पर खेल के राजदीप सरदेसाई या मिसाल के तौर पर टीस्टा सेटलवाद, इस तरह की हमारे पास मिसालें एक दो नहीं हैं बल्कि हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं जो कि ये काम करती रही हैं। तो हमको ये सिर्फ सोच लेना कि सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ मुसलमान ही बेचारा क्यों करे, मुसलमान तो इसलिए करे कि मुसलमान के लिए तो वैसे भी ये खून में उसके शामिल है, उसके मज़हब का पार्ट है कि मुसलमान नॉन सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रसूल ने कह दिया है कि वो हम में से नहीं जो अपने पड़ोसियों का ख्याल न रखे। तो जब वो पड़ोसियों के ख्याल की बात करता है तो उसमें किसी किस्म के कोई रिलीजियस तफरीक की बात नहीं करता, तो बेसिकली इनबिल्ट है, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सेकुलरिज्म, और ये बात जो है बदकिस्मती की बात है कि यहाँ ये भी हुई है कि हम बहुत अच्छी बातें जो बोलते हैं, असल में जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उससे हमारी अच्छी बात भी कही हुई बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कल लैंड एक्विजिशन के ऊपर कमेंट आया कि बहुत उम्दा तकरीर थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, बहुत उम्दा तकरीर थी और वो वाकई बहुत काबिल आदमी है, लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो इमेज चली गई और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप हैदराबाद के लोगों को बहुत एक्सेप्टेबल ज़रूर होगी, लेकिन गुस्ताखी माफ़ हो, कुछ महाराष्ट्र में कुछ शायद सीटें भी जीत गए हों, कुछ वहाँ भी ऐसा लग रहा हो कि शायद मुसलमान उस अंदाज में सोचने लगा हो, लेकिन गुस्ताखी माफ़, आम तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो उस तरह से नहीं सोच रहा है। आम तौर पर मुसलमान हिंदुस्तान का ये सोचता है कि उसको अगर हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। आपके यहाँ सेकुलरिज्म एक गाली समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो सेकुलरिज्म जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का रिलीजन है। हम मसीह की डेमोक्रेसी जो है हमारी बगैर सेकुलरिज्म के तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद नहीं एग्जिस्ट कर सकती। लेकिन हमको अपनी खुद भी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा कि हम किस तरह की बात करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी हो जाता है कि जो उसमें जो रीज़नेबल वॉइस है, वो रीज़नेबल वॉइस मुसलमानों के दरमियान की भी जो रीज़नेबल वॉइस है वो मीडिया की इस तूतू मैमे के चक्कर के अंदर वो दब जाती है, और हमेशा ऐसी चीज़ ज़्यादा उभर कर आ जाती है जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो मिसालें दूंगा, तीसरी मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि बहुत डर लगता है मुझको, यहाँ नहीं कहनी चाहिए वो बात, लेकिन दो मिसालें ज़रूर कहूँगा मैं। एक मिसाल दूंगा आज़म खां की और दूसरी मिसाल दूंगा बुखारी की। मैं ये दोनों के दोनों मुसलमानों के अंदर मोस्ट अनएक्सेप्टेबल है, लेट मी टेल यू, मोस्ट अनएक्सेप्टेबल। जहाँ तक आज़म खां साहब का ताल्लुक़ है, आज़म खां साहब अपनी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मोस्ट अनपॉपुलर हैं, लेकिन लोग बाग उनसे खौफ खाते हैं। खुद उनके पार्टी के अंदर 69 MLAs हैं इस मरतबा यूपी के अंदर मुस्लिम, जिसमें से 47 समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम MLAs होने के बावजूद किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि मुजफ्फरनगर के ऊपर जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों के ऊपर हुई उसके ऊपर कोई जो 47 MLAs जो नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि आज़म खां से उनको ख़तरा नज़र आता है। आज़म खां उसके अंदर एक दूसरा स्टैंड ले चुके थे, लिहाजा वो उनके खिलाफ वो 47 में से कोई एक नहीं जा सकता। सेम इज़ द केस विद बुखारी साहब। बुखारी साहब मुझे बिल्कुल कुछ भी कह लें वो, लेकिन वो एक तो पहली बात तो ये कि गुस्ताखी माफ, वो इमाम बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक इमाम के भी जो कंडीशंस होने चाहिए वो भी पूरी नहीं करते। लेकिन वो एक तो ये इमाम और उसके ऊपर वो शाही इमाम, जिसका इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई शाही इमाम हमने नहीं सुना कि इस्लाम में किसी तारीख के अंदर शाही इमाम होता हो। लेकिन मीडिया में आप लाख चिल्ला कर कहते रहिए, उनको हमेशा शाही इमाम कहकर ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। और आप लाख कह दीजिए कि भाई वो तो फतवा देने के बिल्कुल किसी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन उनकी हर बात जो जुबान से निकलती है वो फतवे की शक्ल में पेश कर दी जाती है। तो जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने अपने सेकुलरिज्म का पूरा सबूत दिया है। और इस बात का सबूत है कि जो कुछ पार्ट्स को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में, और मुसलमान रिलेटिवली अगर आप देखें तो तकरीबन 8-10 स्टेट्स को छोड़कर जहाँ 10% से कम थी मुसलमान है, बाकी सारी स्टेट्स के अंदर मुसलमान 10% से ज़्यादा है। और कुछ स्टेट्स के अंदर जो है मुसलमान 30%, 35% भी है। एक कश्मीर को छोड़ के जहाँ ओवरवेलमिंगली मुस्लिम्स ही वैली के अंदर निकल कर आएंगे, और उधर जम्मू के अंदर हिंदूज और मुस्लिम दोनों निकल कर आएंगे,
बाकी हर जगह से मुसलमान बड़ी तादाद में मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हिंदू जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपना लीडर मानते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, ये शुरू से बात नज़र आई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कि मुसलमान सेक्युलर है और मसीह सेक्युलरिज्म के ऊपर एक अपने जो एतमाद और इतकाद और अपना जो एक जो रिलीजियस उसकी जो आइडेंटिटी है उसके साथ वो सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करता है, उसके बावजूद कि वो कोई कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर यस हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ इक्का दुक्का चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं कि कहीं आपने देखा कि यूपी के अंदर एक अंसारी साहब क्रिएट हुए, उससे पहले मुस्लिम मजलिस मशावरत पैदा हुई, लेकिन कोई रिलीवेंस नहीं। एक मरतबा आने के बाद दोबारा उनका सफाया हो जाता है। मुस्लिम लीग वेस्ट बंगाल के अंदर एक मरतबा 7 सीटें जीत गई, उसके बाद सफाया हो गया उसका। कहीं मजीद ऐसी स्टेट्स के अंदर जहां मुसलमान बड़ी मेजॉरिटी के अंदर है, मुस्लिम उस तरह की सियासत नहीं उभर पाई है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान के ताल्लुक से जब बात निकल कर आती है तो वो ऐसी निकल कर आती है कि वो एक कम्युनल है और सिर्फ मुस्लिम अपने मज़हब के ताल्लुक से सोचता है, अपने मुल्क के ताल्लुक से नहीं सोचता। मैं आपको नजम भाई अपनी भी ज़िंदगी का एक वाक़या सुना दूँ। जब मैं पहली मरतबा उम्रा करने के लिए गया था, इत्तफाक से मैं PIA का ऑडिटर भी हूँ, तो PIA के ऑडिटर की वजह से मुझको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिल गया था, तो मैं चला गया था फैमिली के साथ के अंदर। तो जब मैं एयरपोर्ट क्रॉस कर रहा था तो मेरे पीछे पाकिस्तानी भी थे और हम भी थे। तो उसने मुझसे सऊदी ने पूछा कहाँ के हो, कुछ उस तरह से उसने पूछा। नहीं बल्कि उसने पूछा अल हिंदी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रो पीछे मेरा आ रहा था कि पाकि क्या, उसका सारा जूता कपड़ा सब पूरा जो वो थी अटैची सब काट कूट के उसने देखी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट विच मुस्लिम्स आर हैविंग इवन आउटसाइड ऑल्सो, कि मुसलमान पहली बात ये अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहे कुछ लोग इसको कह दें कि मुसलमान मुल्लाओं के चक्कर में है, ये गलत बात है। मुसलमान मुल्लाओं के चक्कर में नहीं है। मुसलमान इस्लाम को मानता है, सही इस्लाम को पर चलने की कोशिश करता है और अपने जितना वो अपने दीन से जितनी मोहब्बत करता है उतना ही वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। आप यकीन मानिएगा, मेरी मिसेज़ हमेशा हज में मुझे हाथ पकड़ के बुला लिया करती थी। आपको क्या हो गया है? जब कोई गुस्ताखी माफ़, जब कोई आपको पाकिस्तानी लग रहा आता है आप उससे लड़ना खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन पाकिस्तानियों के साथ में आमतौर पर ये होता है कि जब वो हमको देखते हैं बाहर तो कहते हैं अच्छा तुम हिंदुस्तान से हो, आपके साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जी हमारे साथ में उतना जुल्म नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में अभी तक हमको कोई आकर गोलियों से नहीं मारता। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद कि मुसलमान का एक किरदार रहा है आज़ादी से पहले भी। और देखिए जिन मुल्लाओं को हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं ना, उन्हीं मौलवियों की वजह से बाकायदा बहुत बड़ा तबका डिवीज़न के ख़िलाफ़ था। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा मुखालफत में उसके दिया था और बाकायदा उसके उलमा कराम ने कुर्बानियाँ दी थी अपनी। ये एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है। मुसलमानों के उलमा कराम ने 1857 से लेकर आज़ादी की जंग के अंदर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद 1947 से लेकर आज तक भी तमाम तर चीज़ों के बावजूद, मैं जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर दोबारा वही वाली बात आती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ तो मैं बहुत कम मुसलमानों में गद्दारे वतन पाता हूँ, बहुत कम गद्दारे वतन पाता हूँ। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वो शायद किसी अपॉर्चुनिटी मिल गया हो तो कर लिया होता, लेकिन फैक्ट ये है। इसके बावजूद तो मेरा कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ें होने के बावजूद, एक के बाद एक जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद, मुसलमान अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से, अपने दीन से बराबर की मोहब्बत करता है। लेकिन अब ख़तरा नज़र आ रहा है और ये ख़तरा सर ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स पर आ गया, यानी कि स्टेट्स में आ गया है। एक बार ऐसा हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर ये हुआ कि साहब सुबह को जो है वो सूर्य नमस्कार हुआ करेगा और गीता की तालीम दी जाएगी। कोई बुराई नहीं है, मज़हब किसी भी दी जाती है, लेकिन आप किसी जो हमारा जो मुल्क है उस मुल्क के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, यही सेकुलरिज्म की ब्यूटी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, ये सेकुलर मुल्क है। तो जब ये आया तो हज़रत मौलाना अली मियाँ का एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट आया जिसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट हुआ। मौलाना ने फरमाया कि अगर स्कूलों के अंदर, जनरल स्कूलों के अंदर आप इस तरह की तालीम देंगे तो हम अपने सारे बच्चों को स्कूलों से हटा लेंगे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने सबको हिला कर रख दिया
और लोगों को भी पता चला कि भाई सेक्युलरिज्म के आप ये नहीं कर सकते कि किसी को ज़बरदस्ती दूसरा मज़हब पढ़ा दें। लेकिन अब आप देखिए, अब हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बाकायदा मजहबी किताब यानी भगवत गीता का बाकायदा दर्स कंपलसरी किया जा रहा है। एक टीवी डिस्कशन के अंदर मैंने यही बात कही थी कि रिलीजन का पढ़ाना, मुझे बिल्कुल इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप भाई गीता के साथ साथ कुरान की तालीम भी दीजिए, बाइबल की तालीम भी दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप गीता की तालीम देने की बात करोगे तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि ये मुल्क मेरा भी है और ये मुल्क, मैं इस मुल्क में मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। और एक मालिक होने के नाते अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई आफत आएगी तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुल्क के सेक्युलरिज्म को नहीं कर दूंगा। नहीं, मुझसे कह रहे हैं खड़े हो जाइए आप। नहीं, वो कह रहे हैं खड़े हो जाइए। नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, मैं चाहता भी। और नदीम सेठी साहब, आपने जब शुरुआत की तो आपने जो बात कही तो मुझे साईं बुल्ले शाह के 2 शेर याद आ गए। मैस करके कह रहे हैं कि तुहानू मैं दस दिए कि असी भी लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन पंजाबी असी भी जानते हैं कि साईं बुल्ले साहब कहते ने कि गल समझ लई ता रोला की, गल समझ लई ता रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। ये जो है साईं बुल्ले शाह का जो ये कौल है, यही सेकुलरिज्म है। वॉल्यूम तो ये बढ़ाएंगे। तो यही जो साईं बुल्ले शाह ने कहा है, यही दरअसल सेकुलरिज्म है। और जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जमहूरियत के बारे में हमारे किसी शायर ने कहा था, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें इंसान को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो ये जो मेंढक तौलने का अमल हमारे यहाँ मीडिया ने बना दिया है, जो एक अक्सरियत को वो दिखाने के लिए जो माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल पीछे करते चले जाते हैं, उसी से हमें नुकसान हो रहा है। और जब हम मीडिया की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तब हम सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया की बात नहीं करते हैं। शार्ली हेब्दो पर जब अटैक हुआ तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसके ख़िलाफ़ थे, हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब शार्ली हेब्दो का एक और शुमारा आया तो उसने फिर वही हरकत की जिसकी वजह से इस तरह का हुआ था, जिससे ये साबित हुआ कि आप जो हैं अपनी जंग को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अपनी जंग को इस्लाम के ख़िलाफ़ ले जाना चाहते हैं। जब आप इस तर्ज पर आते हैं तब जाके पता चलता है कि मीडिया जो है कहीं ना कहीं किसी तरफ झुका हुआ है। जो ये मीडिया के जो झुकाव एक गलत समत में हो या सही समत में हो, वो मीडिया के हक़ में नहीं है और वो उसके व्यूवर्स के हक़ में भी बिल्कुल ही नहीं है। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, पाकिस्तान की बात है या बर्र सग़ीर की बात है, यहाँ पर हम मीडिया को सिर्फ किसी ख़ास मज़हब की जानिब झुका हुआ नहीं देखते हैं। हम मीडिया को किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुका हुआ देखते हैं, हम मीडिया को किसी एक ज़बान की तरफ झुका हुआ देखते हैं, हम मीडिया को किसी एक ख़ास रीजन की तरफ झुका हुआ देखते हैं। हम मीडिया को कुल मिलाकर सच्चाई की को एक तरफ करके जिस तरफ भी वो झुक सकता है, जहाँ पर भी उसका सजदा कबूल हो सकता है, उस तरफ उसे झुका देखते हैं। और ये गलत है, ये मीडिया के हक़ में नहीं है। और जहाँ तक मुसलमान की बात है, मैं इत्तफाक करता हूँ कमाल फारूकी साहब ने, मुसलमान की फितरत जो है, या मैं ये कहूँ कि उसके डीएनए में जो है सेकुलरिज्म है, वो बिल्कुल सही है। मुसलमान जो है उसके डीएनए में सेकुलरिज्म है, उसके डीएनए में जमहूरियत है। जमहूरियत, कल कोई कह रहा था कि जमहूरियत का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि जमहूरियत ही इस्लाम है। इस्लाम जो है मसावत सिखाते हैं, और अगर जमहूरियत मसावत नहीं है तो ऐसी जमहूरियत किस काम की। और जहाँ तक हमारे मुल्क में अगर हम जमहूरी और सेकुलरिज्म निज़ाम की बात करते हैं, ये बात सच है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद इस मुल्क में कोई मुस्लिम लीडर पैदा नहीं हुआ।
वो सिर्फ इस वजह से कि हमने इस मुल्क में अपना लीडर जवाहरलाल नेहरू को माना, हमने इस मुल्क में अपना लीडर इंदिरा गांधी को माना, हमने इस मुल्क में अपना लीडर लाल बहादुर शास्त्री को माना, हमने इस मुल्क में अपना लीडर लालू प्रसाद यादव को माना, हमने इस मुल्क में अपना लीडर मुलायम सिंह यादव को माना, हमने इस मुल्क में अपना लीडर ममता बनर्जी को माना। हमने तो उस लेफ्ट को भी अपना लीडर माना जिसने 35 साल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साबित कर दिया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर हमने उनको हुकूमत पे हुकूमत दी। यह है सेकुलरिज्म। लेकिन जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया में सच बताऊं, आज मैं बहुत अच्छे पेपर्स पढ़े गए, मैं जिस टेक्निकल सेशन में मौजूद था, बच्चे ने बताया कि मीडिया में जो मुसलमानों की तादाद है वो उनकी मुनासबत से बहुत कम है। हिंदुस्तान में जब मीडिया की बात करते हैं तो न्यूज़ मीडिया में कह लीजिए, कल इतने बड़े बड़े लोग जो थे सब डाइस पर मौजूद थे और एडिटर के लेवल के लोग थे, उसमें कितने मुसलमान थे जिनके पास ऐसी जिम्मेदारी मिली थी। हाँ, अगर हम 13-14% हैं तो कहीं टेक्निकल स्टाफ में हो सकते हैं, कहीं हम छोटे मोटे रिपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन हम फैसला कुन हालत में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। आज तक में कमर वहीद नकवी साहब थे, उसके बाद कोई फैसला कुन हालत में मौजूद नहीं है। और बताइए किस चैनल में कौन मुसलमान जो है इस फैसला कुन हालत में मौजूद हो जो फैसला कर सके किसी मामलात में। हाँ, उर्दू चैनल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान ने कभी भी मीडिया से उसको इस बात का इनकार नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, आपको किनारे लगा देगा, आपको देखना बंद कर देगा। उसके पास सोशल नेटवर्किंग साइट मौजूद है, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए आज फेसबुक ट्विटर मौजूद है। अगर आप वहां पर नहीं होंगे तो कब तक खबरें रोकेगा? अब खुद ही अखबार हैं लोग, तो लोग खुद अखबार बन जाएंगे और फिर आप जो है आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज उन्होंने अपनी आवाज को SMS के जरिए भेजते हैं, व्हाट्सएप पर भेजते हैं, आप उसे कहां रोक पाएंगे? तो मैं और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि मीडिया को जो है फराख दिल होना पड़ेगा। मीडिया को उसके जो अपनी बुनियाद में उसके जो अनासिर हैं उसकी तरफ वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपसे कट के चले जाएंगे, उनको दूसरे रास्ते मिल जाएंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे यहाँ करप्शन फैला, लोगों ने अगर डाक देनी बंद कर दी तो कोरियर आ गया, अगर लोगों ने बसें ढंग से नहीं चलाए तो उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर मौजूद हो गया। तो जब आप ढंग से नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता इंसान जरूर निकाल लेगा। ये तकनीकी दौर है, ये याद रखिएगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को, ये जितने भी फैसला करने वाले लोग मौजूद हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मुसलमानों को अगर मीडिया में आप लाते हैं तो आप उन पोजीशंस में लाइए जहां पर वो फैसला कर सकें, जहां पे वो स्टोरी डिसाइड कर सकें, जहां पे वो ये ना डिसाइड करें कि भाई दाढ़ी वाले को ले आइए तो एक तिलक वाले को ले आइए और TRP मिल जाएगी। आप ऐसे लोगों को लेकर आइए कि सच्चाई आगे बढ़े। सच्चाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी, और दुनिया आगे बढ़ेगी तो मीडिया भी आगे बढ़ेगी। और बस मैं आखिर में क्योंकि हमारे यहाँ मौजूद है सैयद फैसल अली साहब मौजूद हैं, ये एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं सहारा से, जिसका उर्दू चैनल भी मौजूद है, जिसके उर्दू अखबार ने मुसलमानों की एक ज़माने तक आवाज़ भी नहीं, जब तक कि इनकलाब नहीं आया था। मैं उनको अपने ही 2 शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि सुन ले ओ सरकार बहुत ज़रूरी है, सुन ले ओ सरकार बहुत ज़रूरी है, तेरा मेरा प्यार बहुत ज़रूरी है। सुन ले ओ सरकार बहुत ज़रूरी है, तेरा मेरा प्यार बहुत ज़रूरी है, और चाहे बिछाकर चटनी रोटी खा लेना, उर्दू का अखबार बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेल, मेरे साथ एक बड़ा तज़ाद है। मैं अंग्रेज़ी का होकर के उर्दू में आया हूँ। 20-22-25 साल का मेरा सफ़र अंग्रेज़ी सहाफ़त में था, उसके बाद उर्दू में आया हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि उर्दू के साथ इंसाफ करूँ। 1-2 बातें जो कुमार केतकर ने कही हैं और मैं उसी से बात शुरू करूँगा। कुमार ने जिस तरह की बात शुरू की है, हम लोग सारे लोग उसको लेकर के आज परेशान हैं, लेकिन नजम सेठी साहब ने जब बताया कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म पे भी बात होती है और वहाँ पर सेकुलर एक लफ्ज़ जो है कहीं ना कहीं गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है, धमकी के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो थोड़ी सी तफरीयत हुई, इसलिए कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर के उस पार ही इस तरह का हो रहा है, यहाँ पे भी द वर्ड सेकुलरिज्म हैज़ बीन यूज्ड, मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड टू द हिल्ट। आज ये हालत हो गई है कि अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, खास करके जो पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसके बाद जो लाइन थी एक सेकुलरिज्म की, वो कहीं ना कहीं ब्लर होती चली गई है। एंड आई एम रियली वरीड केतकर कि जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से ये जो सेकुलरिज्म है, इट्स फेडिंग अवे फ्रॉम नॉट ओनली द मासेस, रादर आई एम मोर वरीड दैट इट्स गोइंग अवे, फेडिंग अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया।
दैट इज़ वरिंग मी मोस्ट। और जब मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फोर्थ स्टेट है। और आज जर्नलिज्म जो है में कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म की लाइन है, सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन सेकुलरिज्म, सारे लोगों ने सेकुलरिज्म के बारे में अपनी अपनी बातें की हैं, लेकिन ये जो एक हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में गुरु मंत्र हुआ करता था सेकुलरिज्म का, वो कहीं ना कहीं गुरु मंत्र से गौण मंत्र होता जा रहा है। इट हैज़ बिकम साइलेंट। दिस इज ए वरिंग मोमेंट। मुझे याद आ रहा है एक शेर बहादुर शाह जफ़र का, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी वैसी तो ना थी। आप यकीन कीजिए 22-24 साल के बाद मुल्क वापस आया और मुझे ये लग रहा था कि हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूर से एवरीथिंग लुक्स हॉन्की डॉरी, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। और जब मैं मीडिया में आया, जाहिर सी बात, आई एम हेडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउसेज ऑफ द कंट्री, और वहाँ पे एक खूबसूरती की तरफ आपका इशारा करता चलूँ कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत और एक सबसे बड़ी जो सुतून है वो ये भी है कि यहाँ का सबसे बड़ा उर्दू अखबार और सबसे बड़ा उर्दू चैनल किसी करीम खान, रहीम खान, फैसल साहब का नहीं है, वो किसी सुब्रतो राय सहारा का है। ये भी यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से सेकुलरिज्म को लेकर के बात हो रही है, और आज हालात इस तरह के आ गए हैं कि आप अगर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एंटी नेशनल तक हो गए हैं। यू पोस्ट वन लाइन ऑन योर फेसबुक अबाउट सेकुलरिज्म और वहाँ बैठे जो हाउसेस बने हुए हैं, ट्विटर और फेसबुक को हैंडल करने वाले हैंडलर्स बैठे हुए हैं, इतनी गालियाँ आपको देंगे, दे विल कॉल यू एंटी नेशनल्स। इज़ वरिंग, वेरी डिस्टर्बिंग। क्या हो रहा है? दूसरी बात यह है कि जब हम रिपोर्ट करने जाते हैं, जब हम कोई मैटर रिपोर्ट करते हैं, मैं बहुत 2-4 आपको इंस्टेंस बताऊं। मुझे याद है जब वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, उनका जब घुटने का ऑपरेशन हो रहा था तो इस तरह का हमला था बॉम्बे में कि जसलोक अस्पताल ब्रिज कैंडी के सामने पूरी हिंदुस्तान की मीडिया कैंप लगा के बैठी रहती थी, एज इफ कि वो पूरा हिंदुस्तान जो है उन्हीं घुटनों पे खड़ा है। And they gave us that much of lecture on orthopedics and orthopedic surgery कि without meeting Dr. Ranawat आधे से ज़्यादा लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए। किस तरह की जर्नलिज्म हम कर रहे हैं भाई? जॉनसन एंड जॉनसन के तागे से माननीय मोहतरम जनाब वाजपेयी साहब के घुटने की सिलाई हुई, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। और उसी वक्त आंध्र प्रदेश के एक गांव में 42 किसानों ने खुदकुशी कर ली, वो एक साइड कॉलम की स्टोरी बन गई। ये वरींग है, ये वरींग है। उन्हीं दिनों अगर याद होगा केतकर साहब, सीताराम केसरी डाइड ड्यूरिंग दोज डेज, इफ यू रिमेंबर, ए मैन हु रोज फ्रॉम ए ड्रम बीटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट इज अ रैग टू रिचेस स्टोरी, इट इज एग्जाम्पलरी। लेकिन पूरी हमारी मीडिया जो सोकॉल्ड सेकुलर और सोकॉल्ड प्रोग्रेसिव मीडिया है, वो वहां खड़ी थी और एक कॉलम की अंदर के पेपर पे, अंदर के पेजेस पे खबर चलेगी सीताराम केसरी डाइड। ये वरिंग। जब हम बात करते हैं जिस तरह के आजकल केसेस होते हैं, अगर मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है तो हमारी मीडिया सीधे विदाउट जांच ये कहेगी मुस्लिम नौजवानों की उसमें शमूलियत है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने की हैसियत नहीं रखता हूं कि ये है या नहीं है। बहुत सारे मामलात में ये होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें नहीं होते हैं। मुझे याद है लंदन ट्यूब में एक्सीडेंट में जब ब्लास्ट हुआ था, आई वॉज देयर। वहां पे जब लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस चीफ से ये पूछा गया कि हु इज बिहाइंड दिस ब्लास्ट, तो बोला इन्वेस्टिगेशन इज, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। फिर उसको पूछा गया कि नहीं, जस्ट टेल मी, इज देयर एनी टेरर अटैक, एनी टेररिस्ट आउटफिट यू सस्पेक्ट? बोला इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बाद में ये पता चला उसमें अलकायदा का हाथ था या किसी और का हाथ था। हमारे यहां क्या होता है, आज एक ब्लास्ट हुआ, आज एक अटैक हुआ, इमीडिएटली वन नेम विल प्रॉप अप, इन लोगों ये हैं, अलकायदा हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है। अरे भाई साहब, आप लोग ये समझिए, हमारे हिंदुस्तानी 99% हिंदुस्तानी अपनी पुलिस की अहलियत को समझते हैं। चोरी का एक केस तो सुलझा नहीं पाते साहब आप, लेकिन तुरंत आप 4 घंटे में आपको यह पता चल जाता है कि इस मक्का मस्जिद ब्लास्ट के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। क्या है भाई? और चलिए वो तो एक एपरेटस है गवर्नमेंट का, व्हाट द मीडिया इज डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग दे आर डूइंग।
मुझे याद है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे तो लॉ में एक चीज़ होती है FIR, जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का बेसिस पॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस विद एन FIR, और FIR के 4 एसेंशियल होते हैं, 4 W's होते हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। दीज आर द बेसिस। कौन, कब, कहां और क्यों किसी घटना को अंजाम देता है, और इसी पे मबनी स्टोरीज चलती हैं, इसी पे बेस करके इन्वेस्टिगेशन होता है। आई एम रियली सरप्राइज कि आज इंडियन सेकुलर प्रोग्रेसिव मीडिया को क्या हो गया है कि दे नेवर टॉक अबाउट दीज 4 W's. They immediately jump to the conclusion कि there is only one M which is responsible for all these things, and that M stands for Muslims. This is worrying. And please remember, Ketkar, you are a legend of Indian journalism here, कि ये चीज़ें ना सिर्फ मुझे फैसल को बुरी लग रही हैं कि 22 साल 24 साल के बाद हिंदुस्तान आया है, ये सबको अच्छी लग रही हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। और उसके बाद 16 साल के बाद आमिर लड़का जो 16 साल की उम्र में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पकड़ा गया था, 16 साल की उम्र में पकड़ा गया, 32 साल की उम्र में छूटा, बेदाग छूटा। अदालत ने यह कहा कि नहीं, देयर वाज नो चार्जेस अगेंस्ट हिम। यही हमारी सेकुलर मीडिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करती है। लेकिन जैसा कुछ होता है तो पहले आप चला देंगे आमिर, खूंखार आतंकवादी आमिर पर गिरफ्तार। अभी आपको याद होगा अब्दुल करीम टुंडा, वो नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया, एकाएक बाढ़ सी आ गई। मुझे समझ में नहीं आता था ये स्टार्ट कि ये क्या हो रहा है। एक टुंडा पकड़ा, फिर लुंडा पकड़ा, फिर गुंडा पकड़ा, एक एक करके सारे पकड़ते चले जा रहे हैं। क्या हो गया भाई? नेपाल के बॉर्डर से एक एक करके निकल रहे हैं। और आज आपको मालूम है 3 दिन पहले ये पता चला कि अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई चार्ज प्रूव नहीं हुए, और मीडिया ने उनको पहले ही आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ ये बात तो ठीक है इस हद तक, लेकिन इसके साथ साथ मोहतरम आप लोग इस बात को भी ख्याल रखिएगा कि जो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, इस तरह की जो हरकत होती हैं, इस तरह के जो हादसे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ, मैं नहीं कहता टेररिस्ट, मैं नहीं कहता कि ये डिविएंट्स हैं, जो बहके हुए लोग हैं, जो वर्गलाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मेरी आप लोगों से ये जो है कि आप ठीक है मीडिया की रिपोर्टिंग आप ज़रूर उस पर एतराज़ कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एहतिसाब भी कीजिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कीजिए कि देयर आर ए सेक्शन ऑफ पीपल हु आर सिंपैथेटिक टू दीज पीपल, विच इज़ वरिंग, विच शुड नॉट बी देयर। दूसरी बात यह कि जब हम बात करते हैं कि मीडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि मीडिया में देखिए पूरा द इंडियन वैल्यू सिस्टम इज अंडर सीज, पूरा वैल्यू सिस्टम अंडर सीज है। व्हेन वी ज्वाइन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म वाज ए कमिटमेंट, इट वाज ए पैशन। हम लोगों के लिए खास करके, क्योंकि मैंने बहुत गल्फ वार कवर किया, अफगानिस्तान देखा, सारा कुछ देखा, कि जर्नलिज्म वाज ए पैशन फॉर मी टू द एक्सटेंट कि आई मेड इट माई फैशन एंड ऑब्सेशन। आज जर्नलिज्म का लेवल ये हो गया है कि आपको अच्छी शक्ल दिख जाए, आपको थोड़ा सा आवाज़ अच्छी हो तो आप आ गए टीवी पे। ये एक मसला हो गया है। अभी इन्होंने कमर वहीद नकवी का नाम लिया। कमर वहीद नकवी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं जब सऊदी अरब से आता था, एक बार उनसे मिला, उस वक्त आज तक हेड कर रहे थे। कमर साहब को मैंने कहा यार मुझे वापस आना है इंडिया, क्या करूँ? बोले फैसल यू आर राइट देयर, मत आओ, इसलिए कि जिस चीज़ को तुम यहाँ खबर समझोगे वो खबर नहीं होगी, जिस चीज़ को तुम ट्रैश बैग में फेंकोगे वही खबर होगी। और ये हुआ। एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को, तहसीन भाई ने कहा कि मुसलमानों को मीडिया में आना चाहिए। बहुत सही बात है। मैंने इन एडवर्टीजमेंट निकाली कि मुझे, चूँकि मैं चैनल भी देखता हूँ, कि मुझे कुछ ट्रेंड जर्नलिस्ट की ज़रूरत है मुसलमानों में। उससे पहले एक वाक़या आपको बताएं केतकर, कि मैं जब यहाँ आया इंडिया एंड व्हेन आई ज्वाइंट सहारा, तो उस साल बजट जब आने वाला था तो मैंने सारे उर्दू अखबार मंगवाए कि भाई बजट है तो बजट के लिए क्या तैयारी है। तो देखा कि 2 साल का मैंने सारा फाइल देख लिया कि उर्दू मीडिया में बजट के ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है। उर्दू मीडिया में ज़्यादा बातचीत किस बात पे होती है? इस्लाम, कब्रिस्तान, मुसलमान, उससे ऊपर बात ही चीज़ नहीं होती है। या फिर ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट अस हैव 2 पेज डिस्कशन ऑन बजट इन सहारा। मैंने 2012 में वो शुरू किया और ये तीसरा चौथा बजट है, मैंने वो जारी रखा। लेकिन मुझे अभी भी अफसोस है कि उर्दू अखबारात में आज भी बजट के ऊपर कोई बहस नहीं होती है। और जब मैंने आर्टिकल्स मंगवाए, जिसकी वजह से मैंने ये तमहीद बांधी, जब मैंने लोगों से कहा कि भाई आर्टिकल्स चाहिए मुझे उर्दू में बजट के ऊपर, आई वॉज सरप्राइज कहकर कि वहाँ से कोई आदमी भी मुझे उर्दू में इक़्तिसादी मामलों पे, इकनॉमिक और कॉमर्स के इशू पे, देयर वाज नन टू राइट ऑन इकनॉमिक इशूज़।
और तब मजबूरन मुझे प्रफुल्ल बिदवाई और दूसरे लोगों के आर्टिकल्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके छापना पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे बाबरी मस्जिद के तनाज़े पे आर्टिकल चाहिए, यहाँ पर बैठने हुए हर आदमी का एक आर्टिकल आ जाएगा। दिस इज़ वरी। ये मुझे इस पर अफसोस होता है, ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमको नज़र डालनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल ये कि आप ये तो कहिएगा कि ये आ रहा है प्रफुल्ल बिदवाई ने ये क्यों लिख दिया, अरे आपके अपने लिखने वाले कहाँ गए भाई, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? वाई दे आर नॉट रेजिंग कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन बजट एंड हाउ मच यू आर गेटिंग एवरी ईयर इन द बजट? कोई बात नहीं होती। रहमान खान साहब वजीर थे माइनॉरिटी अफेयर्स के, मैं उनके साथ एक मंच शेयर कर रहा था, वो चीफ गेस्ट थे, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था। वो मुझसे पहले बोल गए। उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि आप ये कह रहे हैं सच्चर कमेटी आ गई है, सच्चर कमेटी के बाद ये साबित हो गया है कि जैसा तहसीन ने कहा कि मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है, आपके पास 72 सिफारिशें थी, क्या हुआ उन सिफारिशों का रहमान साहब? तो वहाँ मैं मंच से उन्होंने कहा कि सारी फैसल साहब 69 जो रिकमेंडेशन थी सच्चर कमीशन की वो नाफिज हो गई। फिर मैं आया मंच पे, मैंने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि आप वजीर हैं, आपने कहा मैं आपकी बात मानता हूँ, चलिए लोगों से पूछ लेता हूँ। मैंने लोगों से ऐसे ही रायशुमारी करवाई कि बताइए जो कह रहे हैं वजीर मोहतरम कि यहाँ पे 69 सिफारिशें लागू हो गई हैं, क्या हुआ उसका? सब ने कहा एक भी नहीं हुई। तो हालात ये है कि तमन्नाओं में बहलाया गया हूँ और खिलौने देकर फुसलाया गया हूँ। तो ये हालत है मुसलमानों की। और सेकुलर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इज वेरी नियर टू मी। जैसा इन्होंने कहा केतकर साहब ने कि आज ये पोजीशन है कि जो एंटी बीजेपी हैं दे आर सेकुलर, मतलब डिफिनेशन का ये हाल हो गया है कि वी आर नॉट एबल टू डिफाइन सेकुलरिज्म। जो एंटी बीजेपी ब्लॉक है वो सेकुलर है और जो बीजेपी के साथ है वो कम्युनल है, विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो ब्लॉक अभी भी बड़ा है। द सेविंग ग्रेस इज, the silver lining is that block consists of 69% of the Indian electorate. That is the silver lining. वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमको और आपको इसमें कोई रोल नहीं अदा करना है? बिल्कुल रोल अदा करना है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं। हम ज़रूर इस बात को कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्यों नहीं कर रहे। मुझे याद है इलेक्शन से पहले मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया एंड आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु इंटरव्यूड मोदी एंड बिलीव मी, मुझे इतनी हेट मेल्स आए, इतनी कॉल्स आई, इतना सब कुछ हुआ, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने एक और सहाफ़ी से पूछा जिन्होंने मोदी की इंटरव्यू की थी, बोले कि फैसल इस बार तो आपको कितने आए? हमने कहा बहुत आए, लेकिन अच्छी बात यह कि उसमें 30-40 ऐसे थे जो बहुत मुझे गोली वोली मारने की बात कर रहे थे, बकिया में ऐसा कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन बदल रहा है। मोदी का मामला जो है 2002 है, वो बैगेज उनके ऊपर वो चलेगा, हम लोग कभी उसको भूल नहीं सकते। हमसे मेरा मुराद मेरे अपना नहीं है। द कम्युनिटी, द साइकी ऑफ द इंडियन मुस्लिम इज स्टिल देयर, इट विल रिमेन देयर। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि ये बताइए, जो ये 65 साल तक जिन लोगों ने हुकूमत की और ख़ुद अपने ही 2006 की रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की हालत ये है कि 3% भी सेंट्रल सर्विसेज में नहीं है, 8 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे 25% ऐसे हैं इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो ड्रॉप आउट हैं। लोन का परसेंटेज ये है कि 1.06% आपको लोन मिलता है हिंदुस्तान में। 3,764 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट है आपका, और आपके मत पे 60 करोड़ भी खर्च नहीं होता है, बकिया सारा जो है जैन, सिख और दूसरे माइनॉरिटीज के पास जाता है। लेकिन हम इतने अहल भी नहीं हैं और हमारे साथ मीडिया इस कदर नहीं साथ देती है कि अगर उसने ये सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने बजट के इसमें यह भी किया कि जब बजट के ऊपर डिबेट करवा रहे हैं तो ये भी देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो बजट हुआ था पिछले साल का, उसमें कितना मुसलमानों पे खर्च हुआ। तो बातें आने लगी, बात से बात खुलती गई, लेकिन वो भी हम करने की पोजीशन में नहीं है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई फील पिटी कि जो इंडियन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे ये भी कन्फ्यूजन लगता है कि मेन स्ट्रीम क्या है और ऑफ स्ट्रीम क्या है, लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे नेवर टॉक अबाउट मुस्लिम इश्यूज। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ द वर्नाकुलर मीडिया। हम अपने चैनल पे, अपने मीडिया पे वो सारी चीज़ें करते हैं और बहुत अदब से लोगों को ये तासुर होता है कि उर्दू अखबार में सिर्फ इनकलाबी बातें होती हैं, बागियाना बातें होती हैं और इश्तियाल फैलाने की एक्सट्री प्रोवोकेशन होता है। ऐसा नहीं है। यू रीड, जो लोग पढ़ते होंगे सहारा, उनको मालूम होगा कि मैं सारी वो उन चीज़ों की तरफ मुसलमानों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया की जो मीडिया है वो करे कि मुसलमानों को जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है उसकी तरफ लाए, ना कि ये कहे कि ये कॉम्युनल है, ये कॉम्युनल है, ये कॉम्युनल है, ये आतंकवादी है। और जब तक आपके पास
कंक्लूसिवली कोई एविडेंस नहीं हो, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत अफसोस का मुकाम है सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए भी और हिंदुस्तान की मीडिया के लिए। थैंक यू। जनाब नज़म सेठी साहब, फारूकी साहब, केटकर साहब, किदवई साहब, फैज़ल अली साहब और हमारे भाई तहसीन मुनव्वर जी और आप सब साहबान, मेरी बहनों और भाइयों, क्योंकि ये आखिरी मौका है बोलने का मेरा आपके साथ, तो कुछ दिल की बात भी कहना चाहता हूँ। जो सब्जेक्ट है उस पर तो कुछ कहूँगा, तफसील में नहीं, मुख्तसर में, लेकिन दिल की बात कहता हूँ कि यहाँ आकर मैं बेहद खुश हूँ। मैंने 50 साल पहले एक सपना देखा था, 50 साल, पूरे 50 साल हो गए, कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बने कि जिसमें ऊंची से ऊंची पढ़ाई अपनी ज़ुबानों में हो, हिंदी में नहीं, अपनी ज़ुबानों में हो। ये सपना 50 साल पहले मैंने देखा था और इसके लिए अपने आप मैंने कोशिश नहीं की, अपने आप एक ज़बरदस्त लड़ाई हिंदुस्तान में छिड़ गई थी। जिनकी उम्र इस वक्त 70-80 साल है वो सब उस बात को जानते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ क्योंकि सब अभी 50 के आसपास के और उससे नीचे के लोग हैं, मैं थोड़ा बता दूँ, 1-2 मिनट लेता हूँ। एक इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ था सप्रू हाउस में, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके रिश्ते के बड़े भाई पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने बनाया था। कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, तीस्ता सीतलवाड़ के पिता मोतीलाल जी सीतलवाड़, सारे लोग उसके गवर्निंग बॉडी में थे। मैं इंदौर, एक छोटे से शहर से एमए पास करके पॉलिटिकल साइंस में भर्ती हुआ। सबसे बेहतरीन फेलोशिप मुझे दी गई क्योंकि मैं थ्रू आउट अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर था। मुरारजी देसाई मुझे बहुत पहले से जानते थे, इंदौर के ज़माने से, उनको तकरीर के लिए बुलाया और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैंने कहा, मुरारजी भाई ने मुझसे खुद कहा कि तुम अपने शहर में बहुत हिंदी करते थे, मैं किस ज़ुबान में तकरीर करूँ। मैंने कहा, भाई जी गुजराती में कीजिए, गुजराती जानता हूँ, तर्जुमा कर दूँगा, हिंदी में कीजिए, आपकी मर्ज़ी हो तो अंग्रेज़ी में कीजिए, हिंदी में करें तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने हिंदी में तकरीर की। दूसरे दिन मुझे स्कूल से निकाल बाहर किया गया, फेलोशिप मेरी बंद कर दी गई। तो मैंने अहद किया कि अब मैं तब तक उस स्कूल में अंग्रेज़ी में पेपर्स लिखता था, रूसी में लिखता था, फ़ारसी में लिखता था, इन तीनों ज़ुबानों में मैंने डिप्लोमा किया हुआ था। उस दिन मैंने अहद किया कि अब मैं न तो अंग्रेज़ी में बोलूँगा न अंग्रेज़ी में लिखूँगा, और मैंने अपनी सारे इम्तहान हिंदी में देना शुरू किए, हिंदी में बोलना शुरू किया। कई बार मुझे निकाला गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शायद ही किसी एक आदमी को लेके ऐसी ज़बरदस्त बहस हुई, 1.5 साल जैसी मेरे बारे में हुई। कई बार पार्लियामेंट 50 साल पहले बंद हो गई। राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, हिरेन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के, भूपेश गुप्ता, ये सारे लोग, और कांग्रेस के भगवत झा, आज़ाद, सिद्धेश्वर प्रसाद, सारे लोग मेरे लिए लड़े, सारी पार्टियों के लोग। इंदिरा गांधी ने अपने चचा की, अपने ताऊ जी के स्कूल की ग्रांट बंद कर दी। उनको परेशान होके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा, मुझे रीएडमिट करना पड़ा, और मुझे ये हक मिला कि मैं अपनी ज़ुबान में अपना पीएचडी का थीसिस लिख सकूं। हिंदुस्तान की तारीख़ में वो पहला पीएचडी का थीसिस है जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर हिंदी में लिखा गया। वो अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे था। तब से मेरा ख्वाब था कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी बने कि जो अपनी मादरी ज़ुबानें, जो हिंदुस्तानी ज़ुबानें हैं, उनके ज़रिए अपना काम ऊंचे से ऊंचा कर सके। उसके खातिर मेरे कहने से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बनाया। लेकिन वो तो ऐसे ही है जैसे होते हैं सरकारी लोगों के काम। 2-3 साल हो गए हैं, एक कमरे में चलता है। यहाँ आके मैं गदगद हो गया, मस्त हो गया। मैंने कहा, अरे वाह, जो सपना मैंने 50 साल पहले देखा था उसको ये हमारे हिंदुत्ववादी भाइयों ने नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। आप उनसे आगे निकल गए। ये कहा भी जाता है कि बड़ी बहन के मुकाबले छोटी बहन ज़्यादा सुंदर होती है।
ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, ज़्यादा ताकत होती है उसके पास। जैसे इन्होंने कहा ना कि सर गिने नहीं जाते, तोले जाते। तो आप लोग उर्दू वाले, हम हिंदी वालों से बहुत आगे निकल गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। कुछ मेरे तकरीर हैं जो वो यूनिवर्सिटी बनी तो वहाँ सब लोगों ने मेरी तकरीर कराई, वो छापी है उन्होंने, 1 लाख कॉपी छपी है उसकी। आरएसएस के सारे वर्कर्स को बांटी गई है, संघ की तरफ से बांटी गई है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी भी उसको बांट रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं, और जैन मुनियों ने उसको बंटवाया है। वो मैं आपको यहाँ दे जाऊँगा वाइस चांसलर साहब। तो एक तो ये आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, 2 दिन से यहाँ जो तकरीरें सुन रहा हूँ, सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बड़ी पते की बातें कही जा रही हैं और बड़ी बेलाग बातें कही जा रही हैं। ये नहीं कि आप लोग मुसलमान हैं, सब आप लोग उर्दू बोलने वाले हैं इसलिए आपकी खुशामद की जाए। सब लोग ईमान की बात कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है सुधार के लिए। फारूकी साहब ने कितनी सख्त बातें कही, फैज़ल अली साहब ने कितनी सख्त बातें कही, और हमारे केटकर साहब तो बड़े मशहूर हैं अपनी बात कहने के लिए और ज़िंदा दिली के साथ कहने के लिए। नज़म भाई को बरसों बरस से जानता हूँ, शायद 35-40 साल से, मिस कर दिया उनको सुनना मैंने, लेकिन उन्होंने भी बहुत काम की बातें कही होंगी। तो सारे जितने वक्तागण हैं, स्पीकर्स हैं, सबका मैं बहुत मुबारकबाद करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब 2-3 बातें मैं आपसे कह के रुखसत करूँगा कि सबसे पहली बात तो सेकुलरिज़म के बारे में ये मैं पेश करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज़म और पाकिस्तानी सेकुलरिज़म और यूरोपियन सेकुलरिज़म तीनों अलग अलग हैं। यूरोपियन सेकुलरिज़म में सिर्फ चर्च की मुखालफत नहीं थी, सिर्फ बाइबल की मुखालफत नहीं थी। भगवान महावीर एथिस्ट थे, चारवाक हमारे यहाँ एथिस्ट थे, और जो एथिज़म हमारे यहाँ है भारत में, उसके टक्कर का एथिज़म मुझे यूनान में भी नहीं दिखाई पड़ता है। सुकरात के पहले जितने थिंकर्स हुए हैं, कई उनमें से एथिस्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने चारवाक की तरह ये नहीं कहा है कि ये ना परमात्मा है, कोई भगवान वगैरह नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से जीव पैदा होता है। और क्या शराब पीना, क्या जिना करना, क्या गोश्त खाना, क्या उधार लेना, क्या धोखा देना, क्या झूठ बोलना, इन सबको वर्चू कहा गया है। तो हमारे यहाँ सेकुलरिज़म का मतलब वो नहीं है जो यूरोपियन सेकुलरिज़म का है। सेकुलरिज़म का मोटा मतलब हमारे यहाँ यही है, सर्वधर्म समभाव, कि सारे मज़हबों के लिए हम लोग सम्मान का भाव रखें, सबके लिए हम इज़्ज़त की बात करें। इसका दूसरा रूप जो मैंने कल कहा कि जो सच्चा धार्मिक आदमी है वो कम्युनल हो ही नहीं सकता है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप कम्युनल कैसे होंगे? एक सच्चे हिंदू के लिए क्या कहा है? हिंदू की, ये हिंदू तो शब्द ही नहीं है, हिंदू हमारा शब्द नहीं है, मुग़लों का शब्द है। ये शब्द भारतीय शब्द नहीं है, ये बोगस शब्द है। हिंदू शब्द अपने आप में बिल्कुल बोगस है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंधु के इस पार जो रहता है वो हिंदू है, ये मतलब है। लेकिन अगर आप हिंदू कहते हो, जिसको हिंदू कहा जाता है, आर्य सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है, उसमें हिंदू का मतलब क्या है, भारतीय का मतलब क्या है, धर्म को मानने वाले का मतलब क्या है? कि वो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना समझता है, हर प्राणी को अपना समझता है। कोई भी, यानी मनुष्य तो क्या, इंसान तो क्या, जानवर को भी अपना समझता है। मच्छर को भी मारने के पहले 10 बार सोचता है कि मच्छर को भी मारूं कि नहीं, खटमल को भी मारूं कि नहीं। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। ऐसे में किसी मुसलमान का या किसी ईसाई का या किसी सिख का अपनी वाणी से, अपने बोले से, अपने किए से, अपने लिखे से दिल दुखाए, वो हिंदू कैसा हुआ? वो तो हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर उसकी बातचीत से भी किसी को तकलीफ़ होती है तो उसका हिंदू कहना बिल्कुल बेमानी है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो अच्छा मुसलमान है, ये मुझे पढ़ने से उतना नहीं मालूम पड़ा जितना भुगतने से मालूम पड़ा। मैं जब पहली बार हिंदुस्तान से निकला, मेरी उम्र 20-22 साल थी, पीएचडी के लिए रिसर्च करने गया, फ़ारसी सीखी। सबसे पहले अफ़गानिस्तान गया, काबुल। पहले ही दिन काबुल में मुझे मालूम पड़ा कि अरे मुसलमान इतने शानदार लोग होते हैं,
मुसलमान लोग इतने दरिया दिल होते हैं, मुसलमान लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होता है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, माफ़ करें, सब बेचारे एक जैसे हैं। 90% मुसलमान ऐसे हैं हमारे कि जिन पे कोई कुछ है ही नहीं, विपन्न हैं। कार्ल मार्क्स का शब्द यूज़ करूँ, हैव नॉट्स हैं। न कपड़ा है, न रोटी है, न मकान है, न तालीम है, कुछ भी नहीं है उनके पास। जैसे हमारे दलित लोग हैं, जैसे हमारे आदिवासी लोग हैं, कबायली लोग हैं, ऐसे हमारे मुसलमान लोग हैं। छोटी जातियों के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिस्मानी काम करने वाले लोग हैं। उनको क्या मिलता है? न लज्जत मिलती है, न इज़्ज़त मिलती है। लेकिन जब काबुल जाके देखता हूँ मैं, ओहो क्या ठाठ है मुसलमान, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आलिम फाजिल हैं, क्या साफ़ सफाई से रहते हैं, तो मेरा तसव्वुर बदला। और फिर उनका बर्ताव, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अब तो पाकिस्तान में भी जिन घरों में रहता हूँ, आपको नज़म भाई पता है, मियाँ आमिर के यहाँ, दूसरे लोगों के यहाँ, वो नॉन वेजिटेरियन खाना ही नहीं बनाते। मैं कहता हूँ आप खाओ ना, मुझे क्या दिक्कत है, आप खाइए जो खाना है। वो कहते हैं नहीं, बतौर एहतराम आप मेरे घर ठहरे हैं, आपको कोई गंध ना आ जाए, बू ना आ जाए उसकी, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। बताइए, ये है इस्लाम, ये है बड़प्पन, ये है दरिया दिली। तो ऐसे इस्लाम को मैं नमस्कार करूँगा, ऐसे इस्लाम को मैं प्यार करूँगा। और मैंने जैसा कल भी बताया कि रब्बानी साहब, बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये 80s की बात कर रहा हूँ, जब वो मुजाहिदीन थे, वो हिकमत यार वगैरह सब, पेशावर में इन सब से मिला करता। नमाज तरावी में मुझे बिठा लिया उन्होंने, मुझसे कहने लगे कि आप तो मुसलमान नहीं हैं। मुझे जानते थे पहले, जब मैं पढ़ता था तब से। तो कहने लगे आप अलग बैठ जाइए, कमरे में बैठ जाइए। मैंने कहा क्यों, मैं आपके साथ बैठूँगा, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो आती नहीं नमाज़ पढ़ना, अगर आती होती तो मैं पढ़ भी लेता। ज़बरदस्ती करूँगा, कहीं गिरा गया तो लोगों का ध्यान बटेगा, लोग हंसेंगे कि किस बेशऊर आदमी को यहाँ ला के बिठा दिया इन्होंने। इसलिए मैं अपना अलकी पालकी मार के बैठ जाऊँगा और भगवान का नाम लूँगा। आप नमाज में क्या करते हैं? भगवान का ही नाम लेते हैं। हम संस्कृत में लेते हैं, आप अरबी में लेते हैं, काम तो एक ही है। तो मेरे दिल में, जब मैं इन सारे मुल्कों में घूमा, हर साल जाता हूँ सारे मुस्लिम देशों में, तासुब मेरे दिल में भी था। मैं ईमान की बात आपसे कहता हूँ, जब तक मैं हिंदुस्तान में था, विदेश नहीं गया था, मेरे दिल में तासुब पूरा था। मुसलमान मेरे बड़े जिगरी दोस्त थे, मेरे साथ बचपन में पढ़ते थे, उनसे दोस्ती थी मेरी। शौकत से मेरी दोस्ती थी, आज भी है, जिंदा है शौकत। लेकिन मुसलमानों से दोस्ती नहीं थी, ये बोलता हूँ आप। एक हिकारत का रवैया था, घर में सिखाया जाता था कि छूना नहीं इनको, ये छू ले तो उस बर्तन में खाना नहीं। घर में घुसे तो उनके लिए चीनी के बर्तन अलग से, अब तो चीनी के बर्तन में हम सभी खाते हैं, पहले चीनी के बर्तन रखे जाते थे मुसलमानों के लिए और शूद्रों के लिए, अछूत माना जाता था। मैं तो उस घर में पैदा हुआ हूँ कि जहाँ, और फिर जब मैं काबुल गया तो मेरी दादी ने कहा कि तू वहाँ खाना कैसे खाएगा, वहाँ तो सब मुसलमान हैं, तो उनके हाथ का छुआ खाएगा, उनके होटलों में खाएगा, तो उनके घर में जाके खाएगा। मैंने कहा भाई अब तो जा रहा हूँ, रिसर्च तो करना है और वो ज़रूरी है, खाना पड़ेगा, क्या करें। जब मैं गया और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो हमारे इंडियन से या हिंदुओं के मुकाबले ये तो और ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और बेहतर हैं। अछूत किस लिए है, क्यों इनका छुआ ना खाएं, मेरे समझ में नहीं आता है। तो मेरा ये कहना है कि ये प्रिजुडिस दूर होना चाहिए। असली सेक्युलर आदमी वही है जिसके दिल में, जिसके हृदय में कोई प्रिजुडिस नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कलीसा हो, कुछ हो, मेरे लिए सब एक है। अगर आप सचमुच भगवान का नाम ले रहे हैं, आप सचमुच मस्जिद में बैठे हैं, सचमुच कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक, हदीस के किस्सों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो उसे मुझे मानने में एतराज़ क्या हो। और अगर देखिए वेदों में जो लिखा है, मैं तो मूर्ति पूजा करता नहीं, मैं तो बिल्कुल बुत परस्त नहीं हूँ, कभी ज़िंदगी में एक दिन मैंने बुत परस्ती नहीं की और बुत परस्ती के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन बुत परस्त लोगों का भी मैं एहतराम करता हूँ कि कोई यहाँ मुझे पकड़ के कहे कि माला पहनाओ सरस्वती को, तो चलो पहना दो भाई, मुझे वो पत्थर की मूर्ति को खुश नहीं करना है, उस मूर्ति का जो भगत है उसका दिल खुश करना है, चलो माला पहना दो। मेरा ये कहना है, ये सेक्युलरिज्म है। और वो जो केटकर साहब कह रहे थे, वो सेक्युलरिज्म बौद्धिक लोगों के लिए है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों के लिए है, वो बड़ी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, 1% भी नहीं है हिंदुस्तान में।
लेकिन असली सेक्युलरिज्म जो आप हम सब लोगों को होना चाहिए वो है सहन करने की क्षमता, सहन करने की शक्ति, कि हम दूसरे के तौर तरीक़ों को, मज़हबों को, खाने पीने के तरीक़ों को सहन करें, बर्दाश्त करें। और ऐसा हिंदुस्तान अब बनता जा रहा है। एक बात और कहता हूँ कि मुसलमानों में कम्युनलिज़म है। भाई आप जो कहते हैं ना कि मुसलमान कम्युनल हो ही नहीं सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये कहना कि हिंदू कम्युनल हो ही नहीं सकता। ये उतनी झूठी बात है, दोनों बातें झूठी हैं। हिंदू भी कम्युनल होता है और मुसलमान भी कम्युनल होता है। हिंदू के मुकाबले मुसलमान ज़्यादा कम्युनल होता है। अब देखो ये बात मैं कह रहा हूँ, ये किसी ने नहीं कही। और क्यों कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं जानता हूँ मेरी बात सुन के आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होंगे मन में, देखें क्या बोलता है। मुसलमान ज़्यादा कम्युनल है। क्यों ज़्यादा कम्युनल है? क्योंकि ज़्यादा असुरक्षित है। मुसलमान ज़्यादा असुरक्षित है। उसको पता है कि जो गुस्ताखी हिंदू करते हैं वो गुस्ताखी अगर मुसलमान से हो गई तो हिंदू को तो एक चांटा लगेगा और मुसलमान की गर्दन कत्ल कर दी जाएगी। ये मुसलमान जानता है। एक ही तरह की जुल्म करेंगे, हिंदू को कम सज़ा मिलेगी और मुसलमान को बेहद ज़्यादा सज़ा मिलेगी। वो जानता है इस बात। असुरक्षित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निर्धन है। ये जो यहाँ बैठे हैं ना, ये मुसलमान नहीं है। हाँ, ये हिंदुओं के भी आका हैं सब। हम सब मालदार लोग हैं, सब बहुत। हम लोगों को कोई नहीं डरा सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री 10 आ जाए, हम खदेड़ देंगे उनको। ये फैजल अली साहब अकेले ही खदेड़ देंगे प्रधानमंत्री। हाँ, ये मुसलमान के नमूने नहीं हैं। आप लोग भी मुसलमान के नमूने नहीं हैं। मुसलमान के नमूने मेरे साथ चलिए, चांदनी चौक के अंदरूनी इलाके में चलिए, मेरे इंदौर शहर चलिए, खंडवा में चलिए, महू में चलिए, कैसे कैसे रहते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है मुझे कि मेरे भाई हैं, मेरे देश के नागरिक हैं और ढोरों की तरह ज़िंदगी है इनकी। दलितों की ज़िंदगी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में हम कोई फ़र्क नहीं देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान इसलिए ज़्यादा कम्युनल हो जाता है कि असुरक्षित है, इसलिए कि वो निर्धन है, गरीब है, इसलिए कि वो एक तरह से अपने आप को हेल्पलेस पाता है। तो इसलिए वो सारा एकजुट हो जाता है। आपने देखा जंगलों में क्या होता है कि कोई शेर आ जाए तो सारी गायें या सारी भैंसें एकजुट हो जाती हैं। तो मुसलमानों में ये जो कम्युनलिज़म है ये कैसे ख़त्म होगा? ये ख़त्म होगा तालीम से। ये ख़त्म होगा कि आप लोग अपनी क़ुव्वत बढ़ाएं। जो दूसरे, मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ज़रिए उनसे कह रहा हूँ कि अपनी क़ुव्वतें बढ़ाएं। अब इनको कौन डरा सकता है? ये सब बहादुर लोग हैं और सब समाज के नेता हैं। हिंदू भी इनको अपना नेता मानते हैं और मुसलमान भी इनको नेता मानते हैं। ये औसत मुसलमान का जो उसकी जो हैसियत है उससे ऊपर उठ चुके हैं। मैं चाहता हूँ हर मुसलमान इस हैसियत में आ जाए जिस हैसियत में यहाँ बैठे हुए लोग। तब कम्युनलिज़म नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तब जो दरिया दिली मोहम्मद साहब दिखाते थे, पैगंबर की दरिया दिली का जब किस्सा सुनता हूँ, आहा, मैं मस्त हो जाता हूँ कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े धर्मगुरु, इतने बड़े अल्लाह के प्रतिनिधि और इतने बड़े विजेता सम्राट भी थे। और कितनी दरिया दिली कि यहूदी की औरत को उसका मेला कचरा साफ़ कर रहे हैं और उसने उन पर कचरा नहीं डाला तो जाके उसका हाल पूछ रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये इतनी दरिया दिली तो मैं ईसा मसीह में भी नहीं देखता हूँ। ईसा मसीह को फरीसियों ने ज़रा गालियाँ दे दी तो क्या किया उन्होंने? घुस गए अंदर यहूदियों के मंदिर में और मारी लात और स्टूल तोड़ दिए, गिरा दिया उन्होंने, ठोक दिया उन्होंने। जिसने उनको फांसी पे चढ़ाया, क्रॉस पे चढ़ाया, तो कहा ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि महर्षि दयानंद ने भी, जैसा एक मोहम्मद साहब करते थे, जिसने उनको जहर खिलाया उसको 500 रुपये दे दिए, बोले तू यहाँ से नेपाल भाग जा वरना तुझे पुलिस पकड़ लेगी, अपने हत्यारे को, अपने मर्डरर को। तो ये बड़े लोग हैं। उनको जो लोग पैगंबर न भी माने उनको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब दुनिया के बड़े आदमी थे, एक महापुरुष थे। तो मेरा ये कहना है
कि मुसलमानों को अब अपने जीवन स्तर को सुधारने में, जैसा फैज़ल अली साहब ने कहा, कि पूरा जम के काम करना चाहिए। सिर्फ कम्युनलिज़म का नारा पीटने से क्या हुआ? अभी कहा मुझे फारूकी भाई की बात पसंद नहीं आई, इन्होंने भी कहा, और एक आध वक्ता ने कहा कि मुसलमानों ने मुलायम सिंह को नेता मान लिया, लालू को नेता मान लिया, नेहरू को नेता मान लिया। अरे नेता क्या मान लिया? सबने ढोरों की तरह हाँका है मुसलमानों, अपने वोट कबाड़े। किसने मुसलमानों का फ़ायदा किया है? किसने मुसलमानों के लिए स्कूल कॉलेज खोले? किसने दवाखाने खोले? मुसलमानों को यूज़ किया है। और मैं मुसलमानों से शिकायत करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को यूज़ होने दिया नेताओं के लिए। आपको थोक बंद वोट देने की ज़रूरत क्या है? सब लोग कहते हैं कि मुसलमानों को पटा लो, सब थोक बंद वोट देंगे। अरे थोक बंद क्यों देंगे? क्या हर मुसलमान के पास अपना दिमाग नहीं है? क्या हर मुसलमान गुण अवगुण का विचार करके, अच्छे और बुरे का विचार करके मामला तय नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मेरा ये कहना है, ये कब होगा? कि जब मुसलमान लोग तालीम याफ्ता होंगे, जब वो आसूदा होंगे, मालदार होंगे, अपना फ़ैसला वो खुद करेंगे। ये नेता ठेकेदार नहीं करेंगे, ठेकेदारी करते रहे नेता। मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो इंसाफ होगा। अब एक आध बात और भी कही कि मुसलमानों को फैसला कुन जगहों पर बिठाया जाना चाहिए। जब पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जब भाषा न्यूज़ एजेंसी शुरू की, मैं नवभारत टाइम्स का एडिटर था। नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान का उस समय सबसे बड़ा अखबार था। छोड़ के आया मैं, पहले ही दिन शायद हमने 18 या 20 लड़के अपॉइंट किए। मैं कभी हिंदू मुसलमान का विचार नहीं करता हूँ, मैं मेरिट पे जाता हूँ। 4 मुसलमान लड़के मैंने अपॉइंट किए, और सबसे बड़ा जो मेरा राइट हैंड था न्यूज़ एडिटर, वो रफ़ीक मोहम्मद शास्त्री को लाया मैं। रफ़ीक जी यूएनआई में थे। रफ़ीक जी को मैंने कहा, रफ़ीक भाई आप मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं, आप जो कहें उतना इंक्रीमेंट आपको दिलवा दूँगा, आप आ जाइए मेरे साथ, मुझे आपकी ज़रूरत है। और रात को 12 बजे भी कोई खबर आए तो मैं सारे अपने रिपोर्टर्स से, कॉरेस्पॉन्डेंट से, सब एडिटर से कहता था, रफ़ीक जी से पूछिए, जैसा वो कहते हैं वो करो। और वो आखिर दम तक मेरे साथ रहे। अब वो आजकल अमेरिका चले गए, उनके बच्चे भी वहाँ हैं। लेकिन मेरे साथ जिन लड़कों ने काम किया है, एक बार कुछ चांदनी चौक के वहाँ राइट हो गया, तो अभी आजकल जो चीफ रिपोर्टर है एहसन, बड़ा अच्छा एक्टर भी है, मैंने कहा बेटे एहसन तुम दौड़ो, जाओ वहाँ जाके रिपोर्टिंग करो। क्या रिपोर्टिंग की है उसने? हिंदी की न्यूज़ एजेंसी और अंग्रेज़ी की पीटीआई उसका तर्जुमा करती थी। रफ़ीक शास्त्री जिस खबर को एडिट कर दें, वो खबर अंग्रेज़ी के अंदर वो वैसी की वैसी तर्जुमा होती थी। कल अंग्रेज़ी के पत्रकारों ने, अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट ने हिंदी वालों को बड़ी डांट लगाई कि हिंदी वाले जर्नलिस्ट कम्युनल होते हैं। भाई मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, तो काफ़ी बढ़िया लिखने वाले हैं, लेकिन वो लोग पूरी तरह पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनके बारे में मेरी राय ये है कि वो सेमी लिटरेट होते हैं, अधपढ़ होते हैं, अर्ध शिक्षित। क्यों? सिर्फ अंग्रेज़ी का पढ़ते, उर्दू का नहीं पढ़ते, हिंदी का नहीं पढ़ते, तमिल का नहीं पढ़ते, तेलुगु का नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ मालदार लोगों को, अर्बन लोगों को और ऊंची जात के लोगों को जानते हैं अंग्रेज़ी। उनको गांव वालों से, गरीब लोगों से और आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हिंदी के पत्रकार कार सेवक हो गए थे। अरे आप देखिए कि जब वो गिरी है मस्जिद, तो सबसे पहले पीटीआई भाषा ने रिपोर्ट किया है। मेरे संवाददाता वहाँ खड़े हुए थे पूरी रात भर। पूरे देश में, सारी दुनिया में न्यूज़ हमने ब्रेक की है। हमेशा हमारे लोग आगे रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता की है। मैंने सबको कह रखा था कि हमारे इसमें कोई बायस नहीं होता है, जैसे देखते हैं वैसा आप छापते रहिए। तो पत्रकारिता आजकल, बस एक बात कह के समाप्त करूँगा, मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, फैज़ल अली साहब को भी मैंने वक्त दे दिया था, तो आपके जितना तो बोलूँगा, 2-3 मिनट और लेता हूँ। क्या आप कहना चाहता था भूल गया। हाँ, ये जो पत्रकारिता की गड़बड़ हो रही है जर्नलिज़म की, ये ज़्यादा तो टीवी जर्नलिज़म की वजह से हो रही है। प्रिंट मीडिया अभी भी काफ़ी अच्छा है, इसमें लोग पढ़ते लिखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। ये जो टीवी जर्नलिज़म है, इसके बारे में गांधी जी का एक एक्सप्रेशन है, वो मैं ज़रा यूज़ करना चाहता हूँ। गांधी जी कहते थे कि धोती के लिए खादी काटना है तो वक्त लगता है, 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन बोले हमारे चेले ऐसे हैं कि कात्या और ले उड़े।
लंगोट के बराबर भी खादी कत्ती नहीं और कहते इसकी धोती बना लो। टीवी जर्नलिस्ट का ये हाल है, कोई खबर में गहराई से जाएंगे नहीं, कॉजल कनेक्शन पता नहीं करेंगे और अपना खट से बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे। हाफिज़ सईद के मामले में मेरे साथ जो किया हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स ने, आप सब ने देखा है। 3 दिन तक वो लोग धुआंधार करते रहे और मुझे क्या करना पड़ा? किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि जो मुझसे टक्कर लेता? सबका मुझे चूरा करना पड़ा। बड़े से बड़े एंकर की हवा निकालनी पड़ी। एक से एक उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं लोग कि राहुल गांधी आपके बारे में कह रहा है कि आप आरएसएस के आदमी हैं। मैंने कहा राहुल गांधी मेरी जगह जाता हाफिज़ सईद के पास, पूरी पेंट गीली हो जाती और स्ट्रेचर पे लाद के बाहर लाना पड़ा। और पुराने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि मुझे वो क्या बोलते थे, आरएसएस का आदमी बोलते थे या इंदिरा जी का आदमी बोलते थे, इसकी दादी का आदमी बोलते थे। मुझे बोलना पड़ा ऐसा, सख्त बातें बोलना पड़ी लोगों से। लोगों ने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने आपको भेजा था, आप नरेंद्र मोदी के दूत थे। हम कहा भाई नरेंद्र मोदी क्या है? वो तो भारत का पहला सेवक है, कहता है कि मैं सबसे बड़ा नौकर हूँ, मैं उसका दूत बनूँगा। मैं कभी इंदिरा गांधी का दूत नहीं बना, नरसिंह राव जी का दूत नहीं बना जो मेरे सबसे करीबी मित्र थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, कभी उनका एम्बेसडर नहीं बना। मैं मोदी का दूत बनूँगा? इतनी अनर्गल बातें, मूर्खतापूर्ण बातें टीवी जर्नलिस्ट ने की। बेपढ़े लिखे लोग, वो मुझे जानते ही नहीं, अपनी तरह मुझे भी रिपोर्टर समझ रहे। तो ठीक है, तो ये एक तीतर बटेर पत्रकारिता हो गई है, तीतर बटेर जर्नलिज्म। तीतर और बटेर इकट्ठे किए और लड़वाए। अब टीवी चैनल्स पे आजकल यही होता है, इससे बचने की ज़रूरत है। और ये भी मैं कहूँ कि अखबारों को कुछ और ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। जैसे कुछ उर्दू के अखबार हैं, वो भी गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, उटपटांग चीज़ें छाप देते हैं। करकरे के बारे में जो सहारा ने छापा, पहले हमारे दोस्त थे, वो हमारे दोस्त थे, आपके पहले जो संपादक थे, उनको मैंने कहा, तब मैं भी कॉलम रेगुलर लिखता था आपके यहाँ सहारा, उनको मैंने कहा कि उटपटांग बातें क्यों लिखते हैं भाई? और हिंदी जर्नलिस्ट भी जो उटपटांग बातें लिखते हैं उनको मैं कहता हूँ, उटपटांग बातें क्यों लिखते हैं? हिंदू मुसलमान का फ़र्क क्यों करते हैं यार? खबर खबर है, खबर को खबर की तरह छापो। तो हम ये समझते हैं कि कुल मिला के हिंदुस्तान का मीडिया ये तीतर बटेर पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। कल राजदीप ने कही बात कि भाई हमारी मजबूरी है, टीआरपी मिले वो काम करना, बाकी सब बेकार है। टीआरपी ही खबर है, वही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग खूब आश्वस्त रहिए, खूब इत्मीनान रखिए कि हिंदुस्तान का मीडिया बहुत हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है, पाकिस्तान के मीडिया की तरह नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया हमसे ज़्यादा क्रिटिकल है, वोकल है, लेकिन जब फ़ौज का मसला आता है तो नज़म भाई तायद करेंगे, एकदम लोगों को सांप सा सूंघ जाता है। वहाँ टीवी पे बोलता हूँ तो वो कट कर देते हैं, उसमें तो उड़ा देते हैं, लिखता हूँ तो कट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। हमारे यहाँ फ़ौज हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री समझता हो, लोगों को जो लिखना है वो लिखेंगे। केटकर साहब को जो बोलना है वो बोलेंगे, मुझको जो लिखना है मैं लिखूँगा। कोई मोदी हो चाहे और कोई हो, हम परवाह नहीं करते हैं, हम ईमान की बात कहते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं पत्रकारिता में जो किसी से डरते नहीं हैं, वो हमेशा ईमान की बात कहेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अपने दिलो दिमाग को वसी रखिए, खूब बढ़िया रखिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश पहले होनी चाहिए। हम मुसलमान और हिंदू बाद में हैं, उससे पहले इंसान है। जब पैदा होते हैं तो इंसान की तरह पैदा होते हैं। मुसलमान तो बाद में बनते हैं, हिंदू तो बाद में बनते हैं, भारतीय तो बाद में बनते हैं, पाकिस्तानी तो बाद में बनते हैं। इंसान पहले होना चाहिए और अच्छे इंसान बनेंगे, आप अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे हिंदू बनेंगे तो पक्के सेक्युलर रहेंगे। शुक्रिया। शाफिक खिदवाई साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। शाफिक खिदवाई साहब नजम सेठी साहब से मोमेंटो हासिल करेंगे और फैसल अली साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। नजम सेठी साहब पेश करेंगे और इसी तरह कमाल फारूकी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आप सबका बेहद शुक्रिया इस पुरमस्त सेशन के लिए।